अथर्व उसे अजीब तरीके से देख रहा था। तभी धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम जानो कि वेडिंग कहाँ होंगी, पर जमीन पर तो बिल्कुल नहीं होंगी। उसके बाद हम इंडियन स्टाइल से वेडिंग करेंगे। तुम्हारे पास तो इतने पैसे होंगे ही कि तुम शादी में खर्च कर सको, है ना तुम्हारे पास पैसे? अथर्व ने धीरे से कहा। सो जाओ। धनुषी ने जब उसकी बात सुनी तो अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी, आखिर इतने पैसों का करोगे क्या तुम? फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, कहीं तुम कंगाल तो नहीं हो? ओह माय गॉड, मेरा पति कंगाल निकला, कहता है अर्श पर है, लेकिन वो तो फर्श पर निकला। उसकी बात सुन अथर्व ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम चुप करोगी? जब देखो कुछ भी बोलते रहती हो। उसकी बात सुन धनुषी मुंह बनाते हुए सो गई। अथर्व भी उसे एक नज़र देखा और आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह अथर्व की आंखें खुली। उसने एक नज़र धनुषी को देखा, फिर अच्छे से लेटा कर फ्रेश होकर जिम चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वो वापस आया और वॉशरूम चला गया। उसके जाते ही धनुषी की आंखें खुल गई। उसने टाइम देखा तो हड़बड़ा गई, ओह नो, मैं लेट कैसे हो गई? वो जल्दी जल्दी उठने लगी तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। उसने पलट कर देखा तो अथर्व को देख जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। छी शेम शेम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे कमरे में एक लड़की भी रहती है और तुम ऐसे ही आ गए। फिर उसने अपनी एक आंख खोल उसे नीचे से ऊपर देखा। इस वक्त अथर्व सिर्फ एक बाथरोब में था। धनुषी ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ओ कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो? देखो अगर ऐसा है तो मत करो, वरना मुझसे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो बाद में बहुत पछताओगे। अथर्व की भौहें आपस में जुड़ गई। उसने अपने कदम धनुषी की तरफ बढ़ा दिए जिससे वो घबरा गई। देखो मेरे पास मत आना वरना मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। उसकी बात सुन अथर्व के चेहरे में एक डेविल स्माइल आ गई और वो उसके पास आने लगा। धनुषी पीछे जाते जाते बेड से टकराकर गिर गई। अथर्व ने उसके दोनों तरफ हाथ रख दिए और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, थोड़ा कम बोला करो, फायदे में रहोगी। धनुषी घबराते हुए बोली, ठीक है मम्मा, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। उसकी बात सुन अथर्व के भाव सख्त हो गए। उसने धनुषी के गर्दन को अपने होठों से छूते हुए कहा, नहीं तुम आज के बाद कॉलेज नहीं जाओगी। व्हाट? धनुषी चिल्ला उठी। आखिर ये आदमी उस पर पाबंदी कैसे लगा सकता है? क्या वो चाहता है कि वो अनपढ़ रहे? हम तुम ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हो पर कॉलेज नहीं जाओगी, मैं तुम्हें लेकर रिस्क नहीं ले सकता। ये बोल अथर्व उसके ऊपर से उठ गया। वही धनुषी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भराए गले से कहा, प्लीज मेरी स्टडी मत रोकवाओ। अथर्व ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। फिर वो वहां से चला गया। धनुषी रोते हुए उसे ही देख रही थी। वो भारी कदमों से वॉशरूम चली गई और शावर लेने लगी। नहीं डेविल, तुम मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरी स्टडी नहीं रोक सकते। ये बोल वो बाहर आ गई। इस वक्त उसने एक एंकल पैंट, क्रॉप टॉप और ऊपर से एक शर्ट पहना हुआ था। वो अभी बहुत प्यारी लग रही थी। वही अथर्व ब्लैक सूट पहने डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो धनुषी 20 मिनट लेट थी। अथर्व चेयर से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा धनुषी सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी। अथर्व ने उसके पास आते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू लुकिंग सो एंग्री? धनुषी ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ये बोल उसने एक मेड को बुलाया तो वो तुरंत ब्रेकफास्ट उसे देकर चली गई। धनुषी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, तुम हमेशा अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? अथर्व उसके बगल में बैठ गया और उसके तरफ एक निवाला बढ़ा दिया। धनुषी ने उसे गुस्से में घूरा और उठकर वहां से जाने लगी। अथर्व ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, स्टॉप इग्नोरिंग मी, जब तक तुम ब्रेकफास्ट नहीं करती तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं है। धनुषी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? एक तो तुमने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया और ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहे हो। अथर्व ने उसकी बात सुन गहरी सांस ली और अपने कोल्ड वॉइस में कहा, धनुषी डोंट चेक माई पेशेंस लेवल। धनुषी ने गुस्से में अथर्व के हाथ से प्लेट छीनकर फर्श पर फेंक दिया जिससे अथर्व का रहा सहा सब्र का बांध भी टूट गया। उसने गुस्से में अपना हाथ उस पर उठा दिया पर बीच में ही रोक दिया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, धनुषी। धनुषी ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके हाथ को जो उसके गालों से बस कुछ इंच की दूरी में थे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, आई हेट यू, तुम सच में बहुत बुरे हो, एक दिन तो तुम मुझे मार भी दोगे। अथर्व ने जब उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरा डार्क हो गया। अचानक धनुषी को ऐसा महसूस हुआ कि वहां का पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। उसे पूरा कमरा किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने, एक बार फिर कहना। उसकी आवाज सुन धनुषी कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी मम्मा, मुझे। अचानक उसकी आवाज उसके मुंह में घुट के रह गई क्योंकि अथर्व ने उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया था। अथर्व अपना सारा गुस्सा उस किश के जरिए निकाल रहा था।
धनुषी उसको खुद से दूर धकेलने लगी, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अथर्व ने उसे देखा तो उसके होठों को छोड़ उसके गले में बढ़ गया। धनुषी ने उसे दूर करते हुए कहा, मां मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इस वक्त सच में धनुषी अथर्व को देख घबरा गई थी, क्योंकि वो कभी उसके सामने इस तरह बिहेव नहीं करता था। थोड़ी देर बाद अथर्व उससे दूर हुआ और उसको अपनी गोद में उठा लिया। धनुषी ने चुपचाप उसके सीने में अपना सिर टिका लिया और सिसकने लगी। अथर्व स्टेयर्स से उतरते हुए उसे डाइनिंग टेबल के पास ले गया और अपनी गोद में बैठा लिया। मेड ने तुरंत दोनों का ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। अथर्व ने मैट को बिना देखे कहा, गो एंड क्लीन माई रूम। मेड ने ओक प्रेसिडेंट कहा और ऊपर चली गई। अथर्व ने धनुषी को देखा जिसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अथर्व का एक हाथ उसकी खुली कमर में था और उसने दूसरे हाथ से एक निवाला धनुषी की तरफ बढ़ा दिया। धनुषी ने अभी भी अपना मुंह बंद करके रखा था, जिससे अथर्व ने अपनी पकड़ धनुषी की नाजुक कमर में कस दी। धनुषी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसके आंसू लुढ़क के उसके गाल पर आ गए। उसे अथर्व का इस तरह टॉर्चर करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो वही अथर्व अच्छा लगता था जो उसके साथ स्वीट लविंग और केयरिंग रहता था, पर जो अथर्व अभी उसके सामने था वो किसी डेविल से कम नहीं था। धनुषी रोने लगी और अथर्व के गले लगते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। उसकी बात सुन अथर्व की आंखें सर्द हो गई। उसकी पकड़ धनुषी पे कस गई। नहीं, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, यू आर माइन, अब से तुम इसी घर में बंद रहोगी। अथर्व के दिमाग में अभी भी उस वक्त का सीन चल रहा था जब धनुषी उस कोठे में थी। लोग कैसे उसे गंदी नज़र से देख रहे थे। भले ही अथर्व ने उन सबको खत्म कर दिया, पर अभी भी उसे उस आदमी का सबूत नहीं मिला था जिसने धनुषी को किडनैप करवाया था। वो अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। धनुषी ने अथर्व की शर्ट कसकर अपनी मुट्ठी में भर ली। वो उसकी बात सुन परेशान हो गई। धनुषी एक आज़ाद पंछी है, वो कैसे इस पिंजरे में कैद रहेगी। अथर्व सच में बदल गया है। वो अब बाकी लड़कों की तरह बिहेव कर रहा है जो हमेशा लड़कियों को घर में बंद रखना चाहता है। पर धनुषी को कहाँ पता था अथर्व ये सब उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा है। भले ही अथर्व एक हार्टलेस पर्सन है, पर अब उसके पास भी एक दिल है जो सिर्फ धनुषी के लिए धड़कता है। वो अपनी धड़कन को कैसे मौत के मुंह में भेज सकता है जब वो इस बात से वाकिफ है। धनुषी ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे अथर्व नहीं हो, तुम बदल गए हो। मेरा अथर्व कभी मुझ पर पाबंदी नहीं लगाता था, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। अथर्व ने धनुषी के लट को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल आई एम डेविल प्रेसिडेंट। उसकी बात पूरी होने से पहले ही धनुषी ने उसे घूरते हुए कहा, जिसे सुन अथर्व के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। वही दो जोड़ी आंखें उन्हें तब से अपनी घबराई हुई नजरों से देख रही थी। अथर्व ने धनुषी के होठों को अपने होठों से छू लिया और अपने कोल्ड वॉइस में कहा, हाइड एंड सीक खेलना बंद करो और यहाँ आओ। उसकी आवाज सुन वो शख्स घबरा गया और भागते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। धनुषी ने उसे देखा तो हैरान हो गई। सॉरी प्रेसिडेंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट काम था, रॉबिन ने डरते हुए कहा। अथर्व ने एक नज़र उसे देखा, फिर धनुषी को उठाकर खुद उठ गया और कहा, तुम ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेना, मैं चेक करने आऊँगा। अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये बोल अथर्व वहाँ से चला गया। धनुषी वहीं बैठकर धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। स्टडी रूम बोलो, अथर्व ने सोफे में बैठते हुए कहा। रॉबिन ने एक लंबी सांस ली। उसे अथर्व के पास खड़े होने में भी डर लग रहा था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडी हवा उसे छू कर निकल रही है। रॉबिन ने बोलना शुरू किया, प्रेसिडेंट, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर उस आदमी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है जिसने धनुषी मैम को किडनैप करने की कोशिश की थी। अथर्व ने कहा, और वो राधा? रॉबिन ने सिर झुकाते हुए कहा, वो राधाबाई तो बस मोहरा है, असली खेल तो कोई और खेल रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़े आदमी का हाथ है, वो लड़कियों की सप्लाई करता है। अथर्व ने सुना तो सिर हिला दिया और बोला, हम उस राधा पर नजर रखना और वो लड़कियों को उसके घर पहुंचा देना। ऑक प्रेसिडेंट, रॉबिन ने कहा। तो अथर्व ने आगे कहा, घर के चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दो, धनुषी कहीं जा ना पाए। रॉबिन ने सुना तो हैरान हो गया। उसे देख अथर्व की एक भौहें तन गई। रॉबिन ने है रानी से पूछा, प्रेसिडेंट, आप मैम को कैद करके रखना चाहते हैं? अथर्व ने उसे घूरा और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रॉबिन ने अथर्व को एक बार फिर समझाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, मैं लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, उन्हें ज़्यादा पोसेसिव और ओवर केयरिंग लड़के नहीं पसंद है। ऐसे तो वो आपसे नफरत करने लगेगी और आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये सब बोल उसने जैसे ही अथर्व को देखा उसके कदम लड़खड़ा गए। अथर्व उसे ही अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त वो किसी राक्षस के जैसा लग रहा था। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें स्वर्ग जाने की बहुत जल्दी है। उसकी बात सुन रॉबिन कांपते हुए बोला, नो प्रेसिडेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपको समझा रहा था। अथर्व ने अपने रूड वॉइस में कहा, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो मुझे तुमसे सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अथर्व ने उससे कुछ कहा जिसे सुन रॉबिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रॉबिन ने हकलाते हुए कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं?
अथर्व ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, अब जल्दी से जाकर तैयारी करो। अवॉक प्रेसिडेंट ये बोल रॉबन तुरंत वहां से भाग गया। उसने एक नज़र ब्रेकफास्ट कर रही धनुषी को देखा, फिर उसकी बधाइयां लेते हुए बोला, थैंक्स मैम, अब मेरी नंबर आ ही गई। वही धनुषी इन सबसे अनजान अभी भी अपने प्लेट को देख रही थी जिसमें आधे से ज्यादा खाना बचा हुआ था। तभी किसी ने उसके कंधे में हाथ रखा जिससे वो चिहुक उठी। रिलैक्स, मैं हूँ, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बगल में बैठ गया। पर जैसे ही उसकी नज़र धनुषी के प्लेट में गई वो गुस्से से उसे तेरेने लगा जिससे धनुषी सकपका गई और उसके हाथों से स्पून छुटकर प्लेट में ही गिर गया। उसने हकलाते हुए कहा, वो मुझे भूख नहीं है, मैंने कल कुछ ज्यादा ही खा लिया था। ये बोल वो जैसे ही उठने लगी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस उसे चेयर पर बैठाते हुए उसके तरफ एक निवाला बढ़ा दिया। धनुषी ने बिना ना नुकुर किए वो निवाला खा लिया। अथर्व उसे धीरे धीरे खिलाने लगा तो धनुषी भी शांति से खाने लगी। मन तो नहीं था पर खाना तो था ही, वरना ये डेविल उसे ही खा जाता। धनुषी को खिलाने के बाद अथर्व ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज रात मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं देर से आऊँगा और लंच और डिनर कर लेना, मैं मेड से पूछूंगा। अगर उसने कहा कि तुमने लंच या डिनर नहीं किया तो तुम देख लेना। ये बोल अथर्व ने उसे हक किया और वहां से चला गया। धनुषी उसे अजीब तरह से देखने लगी। उसने गुस्से में कहा, ये मुझे कैद करेगा, पर किसे कैद करेगा, जब यहाँ रहूंगी ही नहीं। ये बोल वो ऊपर चली गई। दोपहर का वक्त, धनुषी अपने कमरे में थी कि दूर नॉक हुआ और एक मेड लंच लेकर अंदर आई। मैम ब्रेकफास्ट, मेड ने कहा और प्लेट रखकर चली गई। धनुषी ने चुपचाप प्लेट उठा लिया और लंच करने लगी। वही अथर्व जिसकी नज़र अपने लैपटॉप पर थी, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, बी रेडी फॉर अ सरप्राइज। फिर वो अपना काम करने लगा। वही कमरे में धनुषी लंच करने के बाद बोर हो रही थी। तभी अचानक उसने खुशी से चहकते हुए कहा, मैं अपने बनी से मिलकर आती हूँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। ये बोल वो गार्डन में चली गई और झाड़ियों के पीछे चली गई, पर उसे वहां कुछ नहीं दिखा। उसने पूरा गार्डन छान मारा पर कोई फायदा नहीं। धनुषी एक बॉडीगार्ड के पास गई और बोली, यहाँ पर तो बहुत सारे खरगोश थे, सब कहाँ चले गए। बॉडीगार्ड ने कहा, मैम उस दिन आपके जाने के बाद ही प्रेसिडेंट ने सारे खरगोशों को गायब करवा दिया, पता नहीं कहाँ है। उसकी बात सुन धनुषी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसने मन में कहा, गायब करवा दिया, आखिर इसका मतलब क्या है। फिर वो वहां से गुस्से में चली गई और अपने बेड से फोन उठाकर अथर्व को कॉल करने लगी। वही अथर्व इस वक्त अपने मीटिंग में बिजी था। उसने जब धनुषी का कॉल देखा तो तुरंत रिसीव कर लिया। सारे एम्प्लॉय हैरान हो गए क्योंकि अथर्व ने मीटिंग के बीच कभी फोन को हाथ तक नहीं लगाया था। अथर्व कुछ बोलता कि धनुषी ने गुस्से में बोलना शुरू किया, तुम खुद को समझते क्या हो, तुमने सारे बनीस को कहा गायब करवा दिया। अथर्व ने जब उसकी बेफिजूल की बातें सुनी तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और साइलेंट पर कर दिया। वही कॉल डिस्कनेक्ट होने से धनुषी का दिमाग गर्म हो गया। उसने दूर लॉक किया और बेड पर ओलिवर को पकड़कर लेट गई। डेमन कहीं का, उसने खुद से बुदबुदाया और आंखें बंद कर लिया। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। रात के 12 बजे का रुकने की आवाज आई। अथर्व डैशिंग तरीके से अपने फरारी से निकला। इस वक्त उसने अपने राइट हैंड में अपना कोट पकड़ रखा था। वो अंदर अपने मास्टर बेडरूम में आया और सोफे पर अपना कोट फेंक दिया। उसकी नज़र बेड पर गई तो धनुषी वहां नहीं थी। वो वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया और थोड़ी देर बाद नीचे आ गया। उसने देखा धनुषी कहीं भी नहीं थी। तभी उसकी नज़र एक मेड पर गई। उसने उसे बुलाया और पूछा, क्या धनुषी ने डिनर किया। मेड ने सिर झुकाते हुए कहा, नो प्रेसिडेंट, लंच करने के बाद वो अपने कमरे में सो गई थी और अभी तक नहीं उठी है। अथर्व उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया और धनुषी के कमरे में चला गया। उसने देखा धनुषी ओलिवर को पकड़कर सो रही है। अथर्व बेचारा उस भालू को गुस्से में घूरने लगा। फिर वो धीरे से धनुषी के पास आया और उसका सिर सहलाने लगा। अथर्व को धनुषी की चिंता होने लगी क्योंकि वो ठीक से अपना डाइट फॉलो नहीं कर रही थी। वो अधिकतर अपना डिनर मिस कर देती थी जो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। अथर्व ने धीरे से धनुषी को ओलिवर से दूर किया पर धनुषी वापस कुनमुनाते हुए ओलिवर को वापस कसकर पकड़ लिया। अथर्व को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि धनुषी सिर्फ उसकी थी और वो सिर्फ उसे ही पकड़ कर सो सकती थी, सिर्फ उसे ही टच कर सकती थी, ना कि इस भालू को। अथर्व ने जबरदस्ती ओलिवर को धनुषी से अलग किया और उसे जमीन में फेंक दिया। इस वक्त धनुषी इतने गहरे नींद में थी कि उसे इन सब का कोई अंदाजा ही नहीं था। अथर्व ने धनुषी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। धनुषी इतनी हल्की थी कि अथर्व को उसका वजन ना के बराबर लग रहा था और वैसे भी अब तो धनुषी को अपनी बाहों में लेकर घूमना उसकी आदत हो चुकी थी। अथर्व धनुषी को अपने मास्टर बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर अच्छे से लेटा दिया और उसके सिर को चूम लिया। फिर वो भी उसके बगल में लेट गया और उसे अपने सीने में छुपा कर लेट गया। उसने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, फिर तुम चाहकर भी कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी और मुझसे दूर जाने का ख्याल कभी अपने छोटे से दिमाग में मत लाना वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर उसने उसके बालों को चूम लिया और कसकर पकड़ कर सो गया।
अगले सुबह सूरज की तेज चमचमाती किरण धनुषी के चेहरे पर पड़ी और वो अंगाड़ाई लेते हुए बेड से उठी। उसने धीरे से अपनी पलकें झपकाए और जैसे ही उसकी नज़र कमरे पर गई तो वो हैरान हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लीं। पूरे मास्टर बेडरूम में फेरी लाइट्स लगी हुई थी, जमीन पर बलून्स बिखरे हुए थे, सामने एक खूबसूरत सा स्टैचू था जो हूबहू धनुषी की तरह दिखता था। उस स्टैचू में एक ब्लू कलर की गाउन थी, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह, बट इसमें कुछ यूनिक डिजाइन्स थे। पूरा गाउन ग्लिटर की तरह शाइन कर रहा था जिससे वो और भी खूबसूरत लग रहा था। धनुषी उस ड्रेस को छूने लगी, उसे तो ये सब एक सपना लग रहा था। तभी उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर गई जिसमें एक बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का बॉक्स था जो रेड रिबन से बंधा हुआ था। उसके कदम उस तरफ बढ़ा दिया। उसने बॉक्स उठाया तो नीचे एक खूबसूरत सा कार्ड रखा हुआ था जो हॉट शेप का था। उसे देखकर धनुषी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कार्ड खोलकर पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था, माय एंजल जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कुछ देर में तुम्हें रेडी करने के लिए ब्यूटिशियंस आएंगी और जो इस बॉक्स में है उसे जरूर पहन लेना, कुछ देर में तुम्हारा सारा सपना पूरा हो जाएगा। योर डेविल। ये शब्द पर धनुषी खिलखिला दी। तभी दूर पर नॉक हुआ। धनुषी जल्दी से दूर ओपन की तो 4 से 5 ब्यूटिशियंस खड़ी थी। मैम, हम सब आपको रेडी करने के लिए आए हैं। धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें अंदर आने दिया। सारी ब्यूटिशियंस ने जब कमरा देखा तो शौक में उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। धनुषी वॉशरूम में जाते हुए बोली, आप सब रुकिए, मैं शावर लेकर आती हूँ। शो मैम। कुछ देर बाद धनुषी शावर लेकर आई। उसने वो गाउन पहन लिया। उस गाउन का गला डीप था जिससे उसके कर्व्स दिख रहे थे और उसका फिगर काफ़ी अच्छे से उभर कर आ रहा था। उसने अपने हाथों में ब्लू कलर का प्रिंसेस ग्लव्स पहना हुआ था जो उसके एल्बो तक आ रही थी। एक ब्यूटिशियंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम आप तो इतने में ही प्यारी लग रही है। धनुषी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद ब्यूटिशियंस ने धनुषी के बालों बन बनाया बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। तभी धनुषी ने वो ब्लू बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक प्लैटिनम का चेन था जिसमें ब्लू डायमंड लगा हुआ था। धनुषी ने वो पहन लिया। वही ब्यूटिशियंस ने उसके कानों में डायमंड का छोटा सा टॉप्स पहना दिया और बालों में प्लैटिनम का पतला सा क्राउन लगा दिया। धनुषी के होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक और हल्का मेकअप कर दिया। धनुषी ने जब खुद को देखा तो खड़ी हो गई। क्या ये मैं हूँ? धनुषी ने मिरर में देखते हुए खुद की तरफ फिंगर पॉइंट किया। एक ब्यूटिशियन हंसते हुए बोली, मैम आप तो सच में सिंड्रेला ही लग रही हो। तभी दूर पर फिर नॉक हुआ। एक ब्यूटिशियन ने दरवाजा खोला तो सामने रॉबिन खड़ा था। ब्यूटिशियन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जी आप कौन? रॉबिन ने कहा, वो मुझे मैम से मिलना था। धनुषी ने जब एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो उठकर दूर के पास आई और सरप्राइज होते हुए बोली, रिबन तुम? पर रॉबिन कहा, अपने होश में था वो तो बस अपलक धनुषी को देखने लगा। वो लग ही रही थी इतनी सुंदर और सबसे खूबसूरत उसकी वो लटे जो उसके गुलाबी गालों को चुम रही थी। धनुषी उसके पास आई और उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ? रॉबिन तो जैसे अभी होश में आया उसने हकलाते हुए कहा, वो प्रेसिडेंट आपका वेट कर रहे हैं। फिर उसने मन में कहा, अच्छा हुआ प्रेसिडेंट यहाँ नहीं थे वरना आज मैं उनका शिकार बन जाता। वही धनुषी ने जब रॉबिन की बात सुनी कि अथर्व उसका वेट कर रहा है तो वो जल्दी से अपने गाउन को उठाकर कॉरिडोर में भागने लगी। वो चारों तरफ देखकर हैरान हो गई। पूरा घर ब्लू और व्हाइट थीम में खूबसूरत लग रहा था। धनुषी स्टेयर्स से उतरने लगी जहां गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। धनुषी का गाउन पूरे स्टेयर्स में फैल चुका था। वो जल्दी से बाहर आई जहां का उसका पहले से ही वेट कर रही थी। मैम संभाल के। रॉबिन पीछे से हांफते हुए आया जो कब से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। एक बॉडीगार्ड ने का दरवाजा खोला तो धनुषी अपना गाउन संभालते हुए अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइवर ने का स्टार्ट कर दी और बॉडीगार्ड भी उसका को कवर कर लिए। धनुषी आज बहुत एक्साइटेड लग रही थी। उसे तो सच में ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद का एक बीच के सामने रुकी। धनुषी बीच देखकर हैरान हो गई। वो का से उतरी तो उसकी नज़र समुद्र में गई जहां बहुत बड़ी एक शिप खड़ी थी, टाइटैनिक जितनी या फिर उससे भी बड़ी। पर उसे इस बात की हैरानी थी कि पूरी बीच खाली थी, बस वो और बॉडीगार्ड ही थे। धनुषी ने ज्यादा ना सोचते हुए अपने दोनों हाथों से अपना गाउन पकड़ लिया और शिप की तरफ जाने लगी। वो सीढ़ियों से होती हुई जैसे ही शिप पर गई तो वैसे ही शिप स्टार्ट हो गई। रॉबिन भी उसके पीछे ही था। वो उसे शिप के अंदर लेकर जाने लगा। वो उसे एक बहुत बड़े हॉल में ले गया जहां बहुत अंधेरा था। शिप काफी लग्जरियस था, यहाँ सारी चीजें अवेलेबल थी। धनुषी अंधेरे को देखकर घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, डेविल क्या तुम यहाँ हो? उसके कहते ही पूरे हॉल की लाइट जलने लगी। धनुषी ने जब सामने का नज़ारा देखा तो हैरान रह गई। वहां बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी जिसने व्हाइट कलर की गाउन पहन रखी थी। उनके हाथ में मैजिकल वॉन्ड था। सब सिर झुकाकर धनुषी का वेलकम करने लगी। धनुषी तो सबको देखकर खुश हो गई। सब बिल्कुल परिया ही लग रही थी। उसने नीचे देखा तो वो एक रेड कार्पेट पर थी। फिर उसकी नज़र पूरे हॉल में गई। बीच एक बहुत बड़ा सा झूमर लगा हुआ था जिसमें लाइट जल रहा था और वो गोल गोल घूम रहा था। पूरा हॉल काफी अच्छे से डेकोरेटेड था। हर जगह फेरी लाइट्स और फ्लावर्स लगी हुई थी। वो बिल्कुल किसी कैसल का हॉल लग रहा था। तभी अचानक पूरी लाइट डिम हो गई और 2 स्पॉटलाइट जली, एक धनुषी पर और एक उससे कुछ दूर जहां एक आदमी पीठ करके खड़ा था।
धनुषी ने देखा तो उसकी तरफ बढ़ गई, तभी वो शख्स पीछे मुड़ा। धनुषी ने जब देखा तो वो वही जम गई। अथर्व ब्लैक टैक्सिडो में बहुत हैंडसम, चार्मिंग और डैशिंग लग रहा था। जेल से सेट किए बाल, लेफ्ट हैंड में ब्रांडेड वॉच। अथर्व घुटनों के बल बैठ गया और धनुषी का एक पैर अपने नी में रखकर उसे ग्लास स्लिपर्स पहनाया जो पेंसिल हिल का था। धनुषी की नज़र जब अपने पैरों पर गई तो हैरान हो गई। क्या वो घर से यहाँ तक बिना सैंडल्स के आई थी? एक्साइटमेंट में वो तो सब भूल ही गई थी। धनुषी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया तो अथर्व खड़ा हो गया और उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया, जिससे धनुषी का हाथ अथर्व के सीने में जा लगा। हाई हील्स पहनने के बावजूद भी धनुषी अथर्व से छोटी ही हो रही थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अथर्व के नीले आंखों में लगातार देखने लगी। अथर्व ने झुककर उसके लाल होठों पर अपने शक्त होंठ रख दिया। वो धनुषी को देखकर अपना कंट्रोल ही खो चुका था। वो पैशनेटली उसे किश कर रहा था। अथर्व धनुषी को किश कर ही रहा था कि पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। धनुषी जल्दी से उससे दूर हुई और चारों तरफ देखने लगी तो हैरान ही हो गई। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और शायद उनकी फैमिलीज खड़ी थी। सबके चेहरे पर डिजाइनर आई मास्क था। आदमियों ने ब्लैक डिजाइनर मास्क और औरतों ने व्हाइट डिजाइनर मास्क पहना हुआ था, सिवाय धनुषी और अथर्व के। अथर्व ने धनुषी को कमर से पकड़ उठा लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें अच्छा लगा तुम्हारा ड्रीम वेडिंग? धनुषी ने अपना हाथ अथर्व के कंधे पर रख लिया। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने अथर्व को टाइटली हग कर लिया और फिर उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए बोली, आई लव यू माई हैंडसम डेविल। तुम बहुत अच्छे हो। मैंने जैसा इमेजिन किया था ये उससे भी कई ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें पता है मैं जब भी डिज्नी प्रिंसेस को देखती हूँ ना, हमेशा सोचती हूँ काश मैं भी वैसी ही दिखती। मेरे लाइफ में भी एक प्रिंस हो जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? धनुषी ने उसका चेहरा अपने छोटे हाथों में लेते हुए कहा। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम डिज्नी प्रिंसेस से भी कई ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी हो और ये प्रिंसेस सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। धनुषी अथर्व की बात सुन खिलखिलाने लगी। तभी अचानक म्यूजिक बजने लगा। अथर्व ने धनुषी को नीचे उतारा और उसका एक हाथ अपने एक हाथ में ले लिया और उसका दूसरा हाथ अपने कंधे में रख दिया। फिर अपने दूसरे हाथ से उसका कमर कसकर पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अथर्व धनुषी के साथ बॉल डांस करने लगा। सारे कपल्स भी उन दोनों के साथ डांस करने लगे। सारी लाइट डिम थी, बस झूमर जो घूम रहा था उसमें लाइट जल रही थी जो माहौल को और रोमांटिक बना रही थी। अथर्व काफ़ी अच्छा बॉल डांस कर रहा था। वो शुरू से इंग्लैंड में रहा है और वहाँ बॉल डांस काफ़ी पॉपुलर भी था, इसलिए अथर्व को बॉल डांस करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सारे कपल्स घूम घूम कर बॉल डांस कर रहे थे। धनुषी मुस्कुरा रही थी। धनुषी ने कहा, थैंक्स डेविल, मुझे तो अभी भी ये सब सपना ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिज्नी वर्ल्ड में आ गई हूँ। अथर्व ने सुना तो झटके से उसे कमर से पकड़ उठा लिया और उसके गर्दन में अपने दांतों को धंसा दिया। धनुषी दर्द से तड़प उठी। धनुषी की आंखें आंसुओं से डगमगा गई। आखिर अथर्व ने इतने जोर से जो काटा था। धनुषी ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे बाइट क्यों किया, वो भी इतनी जोर से? तुम बहुत बुरे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। धनुषी अपना गर्दन सहलाने लगी। अथर्व ने जहां बाइट किया था वहां किश करते हुए बोला, आई वॉज जस्ट ब्रिंगिंग यू आउट ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड। मैं तो बस तुम्हें सपनों की दुनिया से बाहर ला रहा था। धनुषी ने उसके गर्दन में मुंह घुसा लिया और उसको जोर से काटते हुए बोली, टिट फॉर टैट, आज के बाद मुझे मत काटना वरना। अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। धनुषी तो हैरानी से उसे ही देखने लगी। क्या ये इंसान आयन का है? इतनी जोर से काटा फिर भी चू तक नहीं किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों स्टेज पर आए। फादर ने दोनों को देखा तो मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और रिंग एक्सचेंज करने को कहा। अथर्व और धनुषी ने रिंग एक्सचेंज किया तो तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। रिंग्स बहुत ही खूबसूरत था, प्लेटिनम रिंग में ब्लू कलर्स के डायमंड। फादर ने आगे कुछ बोला जिसे सुनकर धनुषी हैरानी से अथर्व को देखने लगी। अथर्व के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने धनुषी को कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसके होठों को अपने होंठों से सिल कर दिया। सारे लोग हूटिंग करने लगे। रॉबिन ने ये सब देखा तो झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। तौबा तौबा, एक सिंगल लड़के के सामने ये सब करने में शर्म नहीं आती। लगभग 15 मिनट बाद अथर्व उससे दूर हुआ। धनुषी अपनी बेकाबू सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। फादर ने मुस्कुराते हुए कहा, नाउ यू आर अ हस्बैंड एंड वाइफ। धनुषी ने सुना तो एक्साइटमेंट में अथर्व से लिपट गई। अथर्व ने भी अपने एक हाथ से उसे थाम लिया। धनुषी ने खुशी से चहकते हुए कहा, नाउ आई एम योर वाइफ। अब तुम किसी दूसरी लड़की को मत देखना वरना मैं उसका मर्डर कर दूंगी। अथर्व ने कहा, कोई बात नहीं, जिसका भी मर्डर करना है कर देना, मैं सब संभाल लूंगा। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई। अथर्व ने जब गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो उसका चेहरा शक्त हो गया। सारे बॉडीगार्ड ने उन दोनों को और मेहमानों को कवर कर लिया और पलटवार करने लगे। धनुषी ने देखा तो कुछ नकाबपोश आदमी थे, सबके हाथ में गन थी। धनुषी डर के कारण अथर्व के सीने के छुप गई। सारे मेहमान भी डर गए थे पर बॉडीगार्ड उन्हें काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी एक गोली सीधा धनुषी की तरफ आने लगी। अथर्व ने देखा तो रॉबिन की तरफ अपना हाथ कर दिया। रॉबिन ने तुरंत एक गन अथर्व की तरफ फेंक दिया। अथर्व ने तुरंत उसे कैच कर लिया और सीधा उस बुलेट को पॉइंट किया और ट्रिगर दबा दिया।
अथर्व की बुलेट उस दूसरे बुलेट को भेदते हुए उस शूटर के ब्रेन में लगा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। धनुषी ने देखा तो घबरा गई। अथर्व ने उसे एक पिस्तौल देते हुए कहा, पकड़ो इसे। धनुषी ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। अथर्व ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, तुम्हें ये करना होगा, और जबरदस्ती पिस्तौल धनुषी के हाथ में थमा दिया। धनुषी के तो हाथ ही कांपने लगे। देखते ही देखते जंग का मैदान छिड़ गया। अथर्व के बॉडीगार्ड उन नकाबपोशों पर हावी होने लगे। ऐसा लग रहा था आज ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। अथर्व भी उन सब पर शूट कर रहा था। कहीं न कहीं उसे समझ आ गया था कि वो सब कौन हो सकते हैं। तभी एक आदमी अथर्व की तरफ अपनी गन पॉइंट करके खड़ा हो गया। धनुषी की नज़र जब उस पर गई तो हैरान हो गई। उसने भी जल्दी से उस आदमी को शूट कर दिया तो वो गोली सीधा उस आदमी के हाथ में लगी। अथर्व ने जब देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। तभी एक तीर सीधा अथर्व के आंखों के सामने से गुजरी। अथर्व ने देखा तो झट से अपने हाथों से पकड़ लिया। उसमें कुछ पेपर लिपटा हुआ था। अथर्व ने खोला और उस पेपर को पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे उस पेपर को पढ़ रहा था उसका चेहरा काला पड़ते जा रहा था। तभी एक और तीर उसके सामने से गुजरी। अथर्व ने उसे भी रोक लिया, पर उसकी पकड़ उस तीर पर इतनी मजबूत थी कि वो 2 टुकड़ों में टूट गया। उस तीर के आगे एक पेपर लटका हुआ था। अथर्व ने उसे खोलकर देखा तो एक फोटो थी। अथर्व की आंखें गुस्से में आग उगलने लगी। इस वक्त वो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं लग रहा था जो किसी पर भी फट सकता था। अथर्व धनुषी की तरफ पलटा, पर अचानक उसकी एक बाहें तन गई क्योंकि धनुषी वहां मौजूद ही नहीं थी। अथर्व ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने सर्द आवाज में कहा, मुझसे दूर कहा तक भागोगी, गलती कर दी तुमने धनुषी, मेरे साथ खेल खेल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। यू बिट्रेड मी, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ गेम खेलकर मुझसे अपना पीछा छुड़ा सकती हो? भले ही ये गेम तुमने शुरू किया था, बट इस गेम का दी एंड मैं करूंगा। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। कुछ घंटे बाद पूरी जगह शांति पसर गई। वो शिप जो किसी हेवन की तरह लग रहा था वो अब ग्रेवयार्ड से कम नहीं लग रहा था। हर जगह लाशें थी। 2 साल बाद न्यूयॉर्क, यूएसए। एक आदमी अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी एक लड़की भागते हुए उसके पास आई और अपने कमर में हाथ रखते हुए बोली, तुम अद्विक को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो ना वो अभी कितना छोटा है। तुम उसके डैड हो, तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। उस लड़की की बात सुन उस आदमी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वो जैसे ही उस लड़की के करीब बढ़ने लगा उस लड़की ने हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, तुम जानते हो ना, फिर तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? उस आदमी ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, और बाबा अब बताओ अद्विक कहाँ है? उस लड़की ने उसे इशारा करते हुए कहा, वो देखो वो अभी अपने कमरे में खेल रहा है। उस आदमी ने देखा तो एक 1.5 साल का बच्चा अपने मुंह में अपना टॉय चबा रहा था। उस आदमी ने देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, धान्या हमारा अद्विक बिल्कुल तुम पर गया है, उसका बस चले तो वो पूरा घर ही खा जाएगा। धान्या ने उसके सीने में मारते हुए कहा, ऋषभ तुझे क्या मैं भूखड़ दिखती हूँ? ऋषभ ने सुना तो मुस्कुराते हुए कहा, नो धानु माई स्वीट हॉट, तुम्हें पता है ना तुम कहा कुछ खाती हो, तुम तो बस हवा पीकर रहती हो। उसकी बात सुन धान्या चिढ़ते हुए बोली, देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, अगर तुम ऐसे ही बोलोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। छोड़कर जाने की बात सुन ऋषभ की आंखें शक्त हो गई। उसने गुस्से में कहा, बार बार मुझे छोड़कर जाने की बात करना बंद करो। भूलो मत अद्विक तुम्हारा भी बेटा है, वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये सब मत बोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धान्या ने जब उसकी बात सुनी तो मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम दोनों को छोड़कर कहा जाऊंगी, तुम दोनों तो मेरी जान हो। उसकी बात सुन ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही अद्विक जो खेल रहा था वो भी ताली बजाते हुए खिलखिला उठा। धान्या उसके पास गई और अद्विक को अपनी गोद में उठा लिया। मेरा बच्चा, मेरा गुलाब जामुन, मेरा सोनपापड़ी, मेरा छोला भटूरा, आप मम्मा को प्यार करते हो ना? अद्विक ने जब उसकी बात सुनी तो ताली बजाने लगा। उसने ऋषभ को अद्विक देते हुए कहा, देखा मेरा बच्चा अपनी मम्मा से कितना प्यार करता है। ऋषभ ने सुना तो मुंह बनाते हुए बोला, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी बच्चा है ना अद्विक? तुम भी अपने पापा से प्यार करते हो ना? तभी अद्विक ने अपने होठों को आपस में दबाते हुए बोला, पापा। ऋषभ ने सुना तो खुश हो गया, देखो धानु मेरे बच्चे ने पापा बोला। धान्या भी खुशी से चहक उठी, उनसे अद्विक के गालों में किस किया और मुंह बनाते हुए कहा, बेबी आपने साबित कर ही दिया कि आप अपने पापा से प्यार करते हो, चलो अब मम्मा बोलो, बोलो मम्मा, वरना मम्मा अद्विक से कटी हो जाएगी। धान्या ने अपनी छोटी उंगली दिखाते हुए कहा, पर अद्विक बिल्कुल शांत हो गया और अजीब सा मुंह बनाने लगा। धान्या ने देखा तो बोली, क्या हुआ, आप ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? तभी ऋषभ को अपने पेट पर गरम गरम फील हुआ। ऋषभ ने चिढ़ते हुए कहा, इस शैतान ने मेरे ऊपर सुसु कर दिया है। अद्विक हंसने लगा और बोला, पापा, पापा के बच्चे तुझे मैं ही दिखा क्या? ऋषभ ने थोड़े गुस्से में कहा। वही धान्या ये सब देखकर हंस रही थी। हा हा हा, मेरा बेटा बहुत अच्छे, ऐसे ही मम्मा का नाम रोशन करो और पापा की शर्ट को गिला करते रहो, तुम्हारी मम्मा प्रसन्न हुई। ऋषभ ने सुना तो चिढ़ते हुए कहा, जाओ इसके डायपर्स चेंज कर दो वरना पता नहीं और क्या क्या गिला करेगा, बहुत शैतान हो गया है ये। धान्या ने अद्विक के डायपर्स चेंज करते हुए कहा, अच्छा बच्चू, कुछ देर पहले तुम्हारा प्यारा बेटा था, अब शैतान हो गया।
ऋषभ ने हंसते हुए कहा, अच्छे काम करे तो ये मेरा बेटा है और बुरे काम करे तो तुम्हारा। धान्या ने सुना तो हंसने लगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड में एक आदमी अपने किंग चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वो आराम से सिगा पी रहा था। इस वक्त उसके चारों तरफ का ऑरा बहुत खतरनाक था। वो अभी किसी नर्क से आया हुआ देवता लग रहा था। ठक की आवाज के साथ एक आदमी जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, खून पानी की तरह बहे जा रहा था। उस इंसान ने अपनी गन को लोड करते हुए कहा, 2 साल हो चुके हैं, अभी तक उसका पता क्यों नहीं चला। तभी एक आदमी उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, हमने अपने सोर्सेस की मदद से सारी कंट्रीज, इनफैक्ट सारे कॉन्टिनेंट में भी उन्हें ढूंढ लिया है, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी हम नॉर्थ अमेरिका में उन्हें खोज रहे हैं। अथर्व ने सिगा फेंक दिया और अपने पैरों से मसलते हुए कहा, उसे जमीन खा गया या आसमान निगल गया, मुझे वो जल्द से जल्द अपने पास चाहिए, वरना इस बार तुम्हारी बारी ना आउट। उसकी बात सुन रॉबिन और वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड हवा की तरह गायब हो गए। बाहर जाते ही रॉबिन ने एक गार्ड को बोला, जल्दी और सोर्सेज लगवाओ। तुम सबको पता है ना, प्रेसिडेंट ने जिस जासूस को मारा वो 50वां जासूस था, क्योंकि उसने मैम को नहीं ढूंढा। 2 सालों में उन्होंने अपने सारे सोर्सेज लगा दिए और जो नहीं ढूंढ पाता उसे बेरहमी से मार देते। इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी ढूंढो उन्हें, वरना अगला नंबर हम सबका है। इन 2 सालों में प्रेसिडेंट पहले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक और भयानक हो गए हैं। अब उनके लाइफ में किसी की जान लेना मच्छर मरने जैसा है। एक बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा, सर प्रेसिडेंट उन्हें पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो अब इस दुनिया में नहीं हो। रॉबिन ने सुना तो गुस्से में बोला, आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलना, वरना तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, वो तो अभी भी होगा। सबने आवाज सुनी तो डर के मारे कांपने लगे। अथर्व ने गुस्से में कहा, जुबान काट दो इसकी, और वहां से चला गया। रॉबिन ने सुना तो घबरा गया और बॉडीगार्ड को देखा जो उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। रॉबिन ने नाम में सिर हिलाया और कुछ देर में वहां एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। कमरे में अथर्व जो सोफे में बैठा था, चीख सुनकर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। वो वहां से उठा और अपने फोन में कुछ करने लगा, जिससे रूम से अटैच एक डोर ओपन हुआ जो बाहर से बिल्कुल कमरे की दीवार जैसा था। अथर्व अंदर गया जहां एक लड़की की बहुत सारी तस्वीरें थी। अथर्व ने एक तस्वीर उठाया और उस लड़की के होठों को छूते हुए बोला, बहुत तड़पा रही हो ना, कोई बात नहीं, जितना तड़पाना है तड़पाओ, हक है तुम्हारा, आखिरकार तुम्हारा पति जो हूं। पर जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई उस दिन तुम तड़पोगी, उस दिन तुम बस इस 4 दीवारी में कैद होकर रह जाओगी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और उम्मीद है कि तुमने भी किसी को अपने लाइफ में आने नहीं दिया होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम जिंदा हो और मुझसे छुप रही हो। और जिस दिन मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला ना, विश्वास करो मेरा बहुत दर्द होगा तुम्हें। यू बिट्रेड मी, और अथर्व के साथ कोई गद्दारी करे तो वो उसकी जान उसके शरीर से अलग कर देता है, पर तुम तो मेरी जान हो ना, तुम्हें कैसे मैं कुछ कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हें तो मौत से भी बदतर सजा दूंगा मैं। तुम्हारा डेविल तुम्हें जल्दी ही अपने बाहों में लेगा, बस तुम इंतजार करना। ये बोल अथर्व ने अपने होठों को उस लड़की के होठों पर रख दिया जो कैनवास में कैद मात्र एक तस्वीर थी। अथर्व उस कमरे से बाहर आया और सोफे में अपना कोट और शर्ट निकाल कर फेंक दिया। उसने एक सिगार जलाया और उसके कस भरते हुए कहा, 2 साल तुम मुझसे दूर रही, क्या तुम्हें मेरी याद आती भी है? कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें सिर्फ मेरी ही याद आएगी। तुम ना सच में बाकी और लड़की ही जैसी निकली। यू चीटेड ऑन मी धनुषी, यू चीटेड ऑन मी। अथर्व ने एक फ्लावर आवाज मिरर में मारते हुए बोला, जिससे वो एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। तुम्हें पता नहीं है 2 साल पहले जब तुम किडनैप हुई थी तो मेरी क्या हालत हुई थी, और आज तो पूरे 2 साल हो चुके हैं और तुम मुझसे दूर हो। ये बोल अथर्व 2 साल पहले की यादों में खो गया जब वो कॉलेज से किडनैप हो गई थी। फ्लैशबैक, धनुषी जैसे ही अपने कॉलेज से बाहर निकली वैसे ही कुछ लोग बेहोश करके उसे कामाथिपुरा ले गए। सारे बॉडीगार्ड को जब धनुषी कहीं नहीं मिली तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। लेडी बॉस कहा गई, एक बॉडीगार्ड ने अपना सिर पोंछते हुए कहा। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो प्रेसिडेंट का था। उसका हाथ कांपने लगा। उसने अपना थूक गटकते हुए कहा, अब क्या करूं, आज मेरी मौत पक्की। तभी उस बॉडीगार्ड ने डरते हुए फोन रिसीव कर लिया तो उधर ने एक गुस्से वाली आवाज आई, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मुझे धनुषी से बात करनी है, फोन दो उसे। उस बॉडीगार्ड ने सुना तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने हकलाते हुए कहा, पर प्रेसिडेंट वो नहीं है। अथर्व ने सुना तो उसकी एक भौहें तन गई, क्या मतलब नहीं है? प्रेसिडेंट उनका शायद किडनैप हो गया है। अथर्व ने सुना तो वो गुस्से में खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वही वो बॉडीगार्ड घबरा गया था तो वो भी एक इंसान ही। अथर्व सीधा अपने कैबिन से बाहर आया। इस वक्त उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरे पर किसी को जान से मारने का जुनून था। उसकी नसें तनी हुई थी, वो अभी मौत का देवता लग रहा था। अथर्व जब बाहर आया तो रॉबिन ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रेसिडेंट अभी एक जरूरी मीटिंग है, कैंसिल कर दो। अथर्व ने गुस्से में कहा तो रॉबिन हकलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट ये 250 करोड़ की डील है। अथर्व के कदम रुक गए। उसने झटके से रॉबिन का कॉलर पकड़ हवा में लटका दिया। आई सेड कैंसिल दिस मीटिंग। अथर्व ने एक झटके में रॉबिन को छोड़ दिया जिससे वो जमीन में पड़े दर्द से कराहने लगा।
वही सारे एम्प्लॉई के जान प्राण हलक में आ गया। अथर्व सीधा अपने फरारी में बैठा तो रॉबिन भी उसके पीछे भागते हुए आया, पर तब तक अथर्व की कार धूल उड़ाते हुए वहां से जा चुकी थी। रॉबिन जल्दी से बॉडीगार्ड की कार में बैठा और उसके पीछे चल दिया। आधा घंटा के रास्ते को अथर्व ने 15 मिनट में तय कर लिया और धनुषी के कॉलेज पहुंच गया, जहां बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाकर खड़े थे। लगभग 20 बॉडीगार्ड वहां खड़े थे। अथर्व ने एक बॉडीगार्ड ने सिर पर बंदूक तानते हुए कहा, तुम सब कहा मर गए थे, कोई भी आएगा और उसे किडनैप करके ले जाएगा, तुम्हें क्या मुफ्त में रोटियां तोड़ने देता हूं। सॉरी पप्रेसी आगे के शब्द उस बॉडीगार्ड के मुंह में घुट कर रह गए, क्योंकि वो अब भगवान को प्यारा हो चुका था। रॉबिन जो पीछे खड़ा था उसे भी सारा माजरा समझ आ गया। अथर्व कॉलेज के अंदर गया तो रॉबिन भी आ गया। दोनों प्रिंसिपल के कैबिन में गए, जहां वो कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, अथर्व ने सीधा अंदर आते हुए कहा, तो प्रिंसिपल हैरानी से उसे देखने लगे, फिर बिना कुछ बोले उन्हें सीसीटीवी रूम ले गए, जहां बहुत आदमी बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट को बाहर की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, प्रिंसिपल ने उन सब से कहा, तो सब ने हाँ में सिर हिलाया। सारे लोगों को अथर्व की वाइब्स अच्छी नहीं लग रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था एक चूक और वो खल्लास। जैसे ही एक आदमी ने सीसीटीवी फुटेज ऑन किया तो वहां एरर शो होने लगा। सॉरी बट सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया है, उस आदमी ने डरते हुए कहा। तो अथर्व का दिमाग ही घूम गया। रॉबिन ने जल्दी से किसी को कॉल किया। लगभग 10 मिनट बाद वहां पे कुछ आदमी काला कपड़े पहनकर खड़े हो गए। ये सब के सब हैकर्स थे। सब जल्दी जल्दी सीसीटीवी फुटेज को हैक करने लगे। सब बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी लेडी बॉस मिल जाए, वरना प्रेसिडेंट सबको अपनी आंखों से ही भस्म कर देंगे। सारे हैकर्स अथर्व के खड़े होने के कारण इतना घबराए हुए थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें फिर से हैकिंग के कोशिश करने होंगे। सब एक से बढ़कर एक थे, पर अथर्व के सामने तो किसी भीगी बिल्ली जैसे लग रहे थे। एक हैकर ने डरते हुए कहा, नहीं हो रहा। अथर्व ने रॉबिन को घूरते हुए कहा, इन सबको और उन बेवकूफ़ बॉडीगार्ड को एक कमरे में बंद करके आग लगा दो। रॉबिन ने सुना तो जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और सबको वहां से ले जाने लगा। वही सब अथर्व से जान की भिख मांगने लगे। अथर्व खुद कंप्यूटर के सामने बैठा और फुटेज हैक करने की कोशिश करने लगा। हैकिंग उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बस उसके बाएं हाथ का खेल था। लगभग 5 मिनट बाद सीसीटीवी फुटेज हैक हो गया। तभी वहां रॉबिन आया और सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी प्रेसिडेंट। अथर्व ने गुस्से में कहा, आज से ऐसे बेवकूफ़ लोगों को मेरे सामने मत लाना, वरना अगली बार तुम्हारी बारी। अथर्व ने जब सीसीटीवी फुटेज में हो रहे कारनामे को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। रॉबिन ने देखा तो डरते हुए कहा, ये तो उसकी गाड़ी है, आखिर कौन है ये जो छुप छुप कर ये सब कर रहा है। अथर्व ने कहा, जो भी है पर मेरे हाथों से बचेगा नहीं, इसने इस बार गलत लड़की को चुना है। फिर अथर्व वहां से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। अथर्व अपने ख्यालों में ही था कि उसके दूर पर नॉक हुआ। कम इन, अथर्व ने अपने कठोर आवाज में कहा। तो रॉबिन अंदर आया और घबराते हुए बोला, प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क में एक बिजनेस पार्टी रखी गई है आपके लिए, आपको इस ईयर भी नंबर 1 बिजनेस मैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिलने वाला है। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, आई डोंट केयर, मैंने जो तुम लोगों से कहा है पहले वो करो और उस लड़की को मेरे पास लाओ। रॉबिन ने डरते हुए कहा, प्रेसिडेंट ये जरूरी है प्लीज। रॉबिन की बात सुनकर अथर्व का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने गुस्से में कहा, आउट। पर प्रेसिडेंट रॉबिन कुछ बोलता कि अथर्व ने अपने सर्द लहजे में बोला, हर साल मुझे वो अवार्ड मिलता है, इस साल नहीं मिलेगा तो कुछ हो नहीं जाएगा, पर मुझे जो चाहिए वो मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए पहले उस लड़की की ढूंढो, क्योंकि इस अवार्ड से मेरे बिजनेस एम्पायर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बात सुन रॉबिन ने हिम्मत करते हुए कहा, आपको मैम की कसम। अथर्व ने सुना तो उसकी भौहें तन गई। उसने अपनी जलती आंखों से रॉबिन को घुरा और गन निकाल उसे शूट कर दिया। पर यह अच्छी बात थी कि अथर्व ने उसके हाथ पर शूट किया था और गोली बस उसे छूकर निकली थी। अथर्व ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, जेट रेडी करवाओ। उसकी बात सुनकर रॉबिन की आंखों में चमक आ गई। उसने मन में कहा, आई नो प्रेसिडेंट, अभी भी आपके दिल में मैम के लिए वही जगह है, अभी भी आपके लिए वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आई होप कि वो जल्द ही आपको मिल जाए। ये बोल रॉबिन अपना हाथ पकड़े वहां से चला गया। अथर्व ने गुस्से में अपने कमरे के सारे सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। धनुषी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे बहुत तड़पा रही हो, तुम कहाँ छुप कर बैठी हो, मेरे सामने क्यों नहीं आ रही, जब मुझे छोड़कर ही जाना था तो मेरी लाइफ में क्यों आई, आई हेट यू मिसेस रस्तोगी, आई हेट यू। अथर्व अपना गुस्सा सारे सामानों पर निकाल रहा था। उसने लाखों रुपए की एंटिक पीसेस कोहनी के भाव में तोड़ दी थी। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया था और पूरे कमरे को उजाड़ दिया। अथर्व ने सामने मिरर में देखते हुए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी उजाड़ दूंगा, तुम बस देखते रह जाओगी कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। अथर्व चलकर दीवार के पास आया जहां धनुषी की बहुत बड़ी बड़ी फोटो फ्रेम्स थी। ये फोटो फ्रेम धनुषी और अथर्व के शादी के दिन का था, जब उसने वो ब्लू गाउन पहना हुआ था। अथर्व बस एकटक धनुषी के उस तस्वीर को देखने लगा जिसमें वो मासूम और इनोसेंट लग रही थी। अथर्व ने खुद से कहा, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, क्या पता कोई मासूम चेहरे के पीछे कितने राज दफन हो। धोखेबाज लोग शक्ल से बहुत मासूम होते हैं। उम्मीद करना कहीं मुझसे दोबारा मुलाकात ना हो जाए, वरना सब तबाह हो जाएगा, तुम भी।
बाहर रॉबिन अपने हाथों की पट्टी करवा रहा था, तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा, सर मुझे प्रेसिडेंट को देख कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके अतीत में कुछ हुआ था। तभी दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, जाकर उन्हीं से पूछ ले, फिर मैं तेरे लिए 4 कंधे तैयार रखवाऊंगा। रॉबिन ने कहा, वो शांत समंदर है, उन्हें खामोश ही रहने दो, जरा सा मचल गए तो पूरा शहर ले डूबेंगे, फिर हम तुम कौन सी खेत की मूली है। उसकी ऐसी बातें सुन सब घबरा गए। सच ही था, अथर्व धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा था। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में ऋषभ और धान्या बैठे कॉफी पी रहे थे। तभी धान्या ने ऋषभ को कुछ सोचते हुए देखा तो कहा, ऋषभ तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कोई बात है क्या। ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं क्यों परेशान होने लगा। धान्या उसकी बात सुन मुस्कुरा दी, फिर उदास होते हुए बोली, ऋषभ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है अतीत फिर मेरे पास आ रहा है, कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। ऋषभ ने ना समझी में पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम, कौन बर्बाद हो जाएगा। धनुषी ने अपनी बात बदलते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी अचानक दोनों के कानों में बच्चे की रोने की आवाज पड़ी। ओह लगता है अद्विक को भूख लगी, मैं अभी आती हूँ, ये बोल धान्या जल्दी से अद्विक के पास चली गई। वही उसके जाते ही ऋषभ का चेहरा गंभीर हो गया। वही धान्या अद्विक को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर अद्विक चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने धान्या को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे छोड़कर कहीं चली जाएगी। अद्विक बच्चा क्या हुआ, मेरा बेबी इतना क्यों रो रहा है, धान्या ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी धान्या ने उसके सिर को टच किया तो वो बहुत गर्म था। धान्या चिल्लाते हुए बोली, ऋषभ ऋषभ देखो ना, अद्विक की तबीयत ठीक नहीं है। ऋषभ भागते हुए आया और कहा, तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। धान्या ने जल्दी से सिर हिलाया और अद्विक को शांत कराने की कोशिश करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर आया और अद्विक को चेक करने लगा। धान्या ने परेशान होते हुए कहा, डॉक्टर क्या हुआ है मेरे बच्चे को, वह ठीक तो है ना। डॉक्टर ने शांत लहजे में कहा, देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे बस वायरल फीवर हुआ है, दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने धान्या को कुछ सिरप के बॉटल्स दिए और वहां से चला गए। धान्या ने एक चैन की सांस ली और सिरप एक चमचम में लेकर अद्विक को पिलाने लगी। अद्विक अपना सिर हिलाने लगा। अद्विक पी लो, मम्मा को ऐसे तंग नहीं करते, धान्या ने थोड़े सख्त लहजे में कहा और जबरदस्ती सिर्फ अद्विक को पिला दिया। वही इंग्लैंड में रॉबिन अथर्व के कमरे में नॉक किया और कहा, प्रेसिडेंट जेट रेडी है। अथर्व ने डोर ओपन किया और बाहर आया। इस वक्त उसने एक ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। अभी भी वो 27 या 28 साल का ही लड़का लगता था, उतना ही यंग और उतना ही हैंडसम, हल्की बियर्ड, ब्लैक सिल्की हेयर्स। अगर कोई लड़की देखे तो दिल के साथ साथ अपनी किडनी फेफड़े सब हार बैठे। अथर्व सीधा अपनी फरारी में बैठ गया और अपने टैब में कुछ करने लगा। इस वक्त उसका फेशियल एक्सप्रेशन काफी सीरियस लग रहा था। रॉबिन जल्दी से पैसेंजर सीट में बैठ गया तो ड्राइवर ने कार सड़कों पर भगा दी। थोड़ी देर बाद वे सब एयरपोर्ट पहुंच गए। ड्राइवर ने जल्दी से अथर्व की साइड का दूर खोला तो अथर्व अपनी कार से बाहर निकला। बॉडीगार्ड ने उसे चारों तरफ से कवर कर रखा था, सारी लड़कियां बस उसे ही ताड़े जा रही थी। उसकी पर्सनैलिटी थी ही इतनी गजब की कोई एक बार देखे तो बस नजरें ही ना हटा पाए। उसकी हाइट, उसकी मस्क्यूलर बॉडी को देख लड़कियां आहें भरने लगी। अथर्व को इन सबसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस एक ही लड़की से फर्क पड़ता था। थोड़ी देर बाद वो जेट में बैठ गए। अथर्व अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। उसकी जेट काफी लग्जरियस थी, उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। अथर्व को 8 घंटा का सफर तय करना था, इसलिए वो अपने लैपटॉप पर फोकस था। तभी उसकी नज़र धनुषी के वॉलपेपर पर गई। उस वॉलपेपर को देख अथर्व की आंखें सर्द हो गई। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। 8 घंटे के सफर के बाद अथर्व न्यूयॉर्क में था। अथर्व अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर आया। वहां सारे लोगों की नज़र बस उसी पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती लग रहा था जो बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। बाहर बहुत सारी कार अथर्व का वेट कर रही थी। अथर्व अपने ब्लैक एसएससी टुटारा में बैठ गया, जिसकी प्राइस $2 मिलियन थी। इसकी स्पीड 331 माइल्स पर आवर थी, मतलब 573 किलोमीटर्स पर आवर। ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार थी और महंगी भी। ड्राइवर और बाकी सब ने उसे ग्रीट किया तो अथर्व ने कुछ नहीं कहा। अथर्व न्यूयॉर्क की वादियों को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अपना है यहाँ, शायद वो जिसका उसे इंतजार था। अथर्व ने अपनी सोच को झटका और अपने तब में कुछ करने लगा। कुछ चंद सेकंड्स में अथर्व की कार एक बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। ये अथर्व का ऑफिस था जो आसमानों को छू रहा था। चमचमाती बड़ी सी बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अथर्व अपने कार से उतरा और अपनी आंखों में गोगलेस चढ़ा लिया, जिससे वो कई गुना हैंडसम और लगने लगा। अथर्व जब अपने ऑफिस में आया तो सारे एम्प्लॉई और वर्कर्स खड़े हो गए और उसे ग्रीट करने लगे। सारी लोगों की सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि अथर्व आज 2 सालों बाद न्यूयॉर्क आ रहा था। उसके बारे में कौन नहीं जानता था
कि वो कैसा है, पर कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है, चाहे जितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो। वैसे एक लड़की दुम हिलाते हुए आ गई अपनी मौत के पास। वो लड़की सीधा अथर्व के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने काफी रिवलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की उसे सेड्यूस करते हुए बोली, हे हैंडसम, आई एम रोजी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, वुड यू लाइक टू स्पेंड अ नाइट विद मी, ट्रस्ट मी इट विल बी फन। ये सब बोल रोजी जैसे ही अथर्व के सीने में अपना हाथ चलाने वाली थी, कट की आवाज से उसके हाथ की सारी हड्डी टूट गई। ओह माई गॉड, इट्स वेरी पेनफुल, रोजी ने रोते हुए कहा। अथर्व ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, दिस इज नथिंग, देयर इज स्टिल मोर पेन टू बी फाउंड, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो और दर्द मिलना बाकी है। रॉबिन हैरानी से अथर्व को देख रहा था, क्योंकि उसने आज तक लड़कियों पर कभी हाथ नहीं उठाया था। उसने गुस्से में रोजी को देखते हुए कहा, ठीक ही हुआ, और आओ अपनी मौत के पास, इन सब लड़कियों को तो फांसी में लटका देना चाहिए, एक नंबर की बेशर्म है। फिर अपने मन में कहा, क्या धनुषी मैम का जाना प्रेसिडेंट तो इतना तोड़कर रख दिया है कि अब वो हाथ उठाने से पहले ये भी नहीं देखते कि कौन सामने खड़ा है। उनके जाने के बाद प्रेसिडेंट कितने बदल गए। उसने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, क्यों चली गई मैम, आप सर को छोड़कर आपके जाने से वो पूरी तरह बदल चुके हैं, वो पहले से भी ज्यादा खूंखार हो गए हैं। अथर्व ने गुस्से में कहा, रॉबिन गिव दिस स्टूपिड गर्ल द हार्शेस्ट पनिशमेंट। रॉबिन ने सुना तो जल्दी से रोजी का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गया और रोजी बस चिल्लाती रह गई, आई बेग यू लीव मी। उसका इस तरह भीख मांगना अथर्व के दिल को सुकून पहुंचा रहा था। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने सारे एम्प्लॉई पर एक नज़र डाली जो अपना सिर झुकाए अपना अपना काम कर रहे थे, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सारे लोगों के मन में अथर्व का डर इस तरह समा चुका था कि दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन सबका अथर्व से डरना नहीं खत्म होने वाला था। थोड़ी देर बाद रॉबिन आ गया। अथर्व ने देखा तो उसके शर्ट पर खून के छींटे थे। ये देख अथर्व के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। ये सब रॉबिन ने भी नोटिस कर लिया था। उसने मन में कहा, यह मौत का बादशाह सबकी जान ले लेगा। अथर्व ने अपने कैबिन में जाते हुए कहा, आफ्टर 10 मिनट्स एवरीवन शुड बी इन द कॉन्फ्रेंस रूम, लेट मी ऑल्सो सी व्हाट हैव यू गाइज डन इन दीज 2 years। 10 मिनट बाद सब कॉन्फ्रेंस रूम में होने चाहिए, जरा मैं भी तो देखूं इन 2 सालों में तुम लोगों ने क्या क्या किया है। अथर्व की बात सुन सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। सब कांपते कांपते कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। 8-8 एक्ट चालू था, लेकिन सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, सबके हाथ पैर थरथरा रहे थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दूर खुला और अथर्व अंदर आया। इस वक्त उसका दोनों हाथ उसके पेंट के पैकेट में था। अथर्व अपने किंग साइज चेयर पर बैठ गया। उसने सबको एक नज़र देखा तो अपनी बाई भौहें चढ़ाते हुए बोला, वाई आर यू ऑल गेटिंग वेट, तुम सब पसीने से तरबतर क्यों हो रहे हो। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सब मीटिंग करने लगे। अथर्व अपने हाथों में ग्लास का पेपर वेट घुमा रहा था। जैसे जैसे मीटिंग हो रही थी उसकी आंखें सर्द और चेहरा कोल्ड होते जा रहा था। कुछ देर पहले जो लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे अब उन्हें ठंड लग रही थी। सब अथर्व की वाइब्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था उनके सामने मौत का देवता बैठा है जो कभी भी किसी की मौत का ऐलान कर सकता है और उसे रोकने वाला भी कोई अब तक पैदा नहीं हुआ है। अथर्व ने जोर से पेपर वेट एक आदमी की तरफ फेंक कर मारा, जिससे सबकी आंखें चौड़ी हो गई। अथर्व ने जैसे ही एक आदमी की तरफ पेपर वेट फेंका उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी इतना डरा हुआ था कि उसने हिलने तक की जहमत नहीं उठाई। कुछ देर तो वहां शांति पसर गई। सबने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो कॉन्फ्रेंस रूम में लगा 1 लाखों का पेंटिंग जमीन पर टूटकर बिखरा हुआ था। सारे कांच फैल चुके थे। अथर्व वहां से उठा और कहा, यू आर फायर्ड। अथर्व ने करीब 350 लोगों को बिना हिचकिचाहट के फायर्ड कर दिया। ये सब वही लोग थे जिन्होंने ढंग से काम नहीं किया था। अथर्व ने रॉबिन की तरफ देखते हुए कहा, न्यू एम्प्लॉय लाओ जो स्किल्ड, क्रिएटिव और इंटेलिजेंट हो, ना कि इन जैसे नमूनों को। रॉबिन ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो अथर्व वहां से चला गया। एक आदमी ने रॉबिन के पैरों में गिरते हुए कहा, प्लीज सर प्रेसिडेंट को कहिए ना हमें फायर ना करे, आगे से हम सब कुछ ठीक से करेंगे। रॉबिन ने कहा, यह सब तो तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। तभी एक और आदमी खड़ा होते हुए बोला, प्लीज सर हमारे परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। रॉबिन ने शांति से कहा, शुक्र मनाओ तुम लोगों के हाथ पैर सही सलामत है और अभी तुम सब जिंदा हो, वरना प्रेसिडेंट आज इतने गुस्से में थे कि सबको जलाकर राख कर देते। प्रेसिडेंट ने तुम लोगों को बख्श दिया है, इसलिए शुक्र मनाओ और कहीं और जाकर जॉब ढूंढो। अब गलती करोगे तो सजा तो मिलेगा ही। नाउ गेट लॉस्ट। वैसे भी AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए लोगों की कमी नहीं है। ये सबका ड्रीम जॉब है। करोड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई है और मुझे तो लगता है वह सारे तुम सबसे लाख गुना अच्छे होंगे, ना कि तुम जैसे नमूने। रॉबिन ने कहा तो सब भारी कदमों से चले गए। रॉबिन ने एक गहरी सांस ली और एक नज़र उस लाखों की पेंटिंग पर डाली जिसका अब अस्तित्व ही नहीं बचा था। हालांकि ये सब तोड़ फोड़ से अथर्व को एक कौड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ था, पर इन सब से अथर्व बस अपने आप को और तकलीफ दे रहा था। रॉबिन ने खुद से कहा, अब तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा मैम, अब आपको प्रेसिडेंट के पास वापस आना ही होगा वरना कई लोग और मरेंगे। वही अथर्व अपने कैबिन में अपना काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र अपने वेडिंग रिंग पर गई।
जिसे उसने अपने रिंग फिंगर में पहन रखी थी। अथर्व ने देखा तो उसे अपनी उंगलियों से छूने लगा। उसने उस रिंग को अपने होठों से छूते हुए कहा, आज भी इसमें तुम्हारा एहसास, तुम्हारी छुअन बसी हुई है जो मुझे तुमसे दूर जाने ही नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ आज धान्या सुबह से चीख चीख कर परेशान हो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसने अपना नाक रगड़ते हुए कहा, है भगवान, ये क्या हो रहा है। तभी ऋषभ एक छोटे से बोल में शहद लाया और उसे चम्मच से खिलाते हुए कहा, ये लो, तुम्हारी चीख ठीक हो जाएगी। धान्या ने देखा तो जल्दी से उसके हाथ से बोल लेकर चम्मच से खुद शहद खाने लगी। ऋषभ तो बस अपने खाली हाथों को देखता रह गया। लगभग 2 मिनट बाद धान्या सोफे पर बैठते हुए बोली, थैंक्स ऋषभ, मैं तो सुबह से चीख चीख कर परेशान ही हो गई थी। तुम न होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। धान्या की बात सुन ऋषभ के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो जैसे ही धान्या को गले लगाने वाला था कि अद्विक ने रोना शुरू कर दिया। धान्या जल्दी से भागते हुए अद्विक के पास गई और ऋषभ बस अपने गुस्से के घुट पीकर रह गया। वो जब भी अपनी धान्या के पास जाने की कोशिश करता, ये अद्विक का बच्चा हमेशा बीच में आ जाता। वही धान्या अद्विक को चुप कराने लगी। तभी अद्विक ने पुकारा, माँ। धान्या ने सुना तो खुशी से फूले नहीं समाई। उसने अद्विक को पुचकारते हुए कहा, क्या कहा मेरे बच्चे ने, फिर से कहना। तो अद्विक ने फिर से कहा, माँ। धान्या ने खुशी से अद्विक को अपने सीने से लगा लिया। दूसरी तरफ अथर्व लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। एक यही तो जरिया था उसके लिए धनुषी की यादों से पीछा छुड़ाने का। अथर्व अपने काम में इतना एडिक्टेड रहता कि जैसा काम ही उसका नशा हो, जो धनुषी की यादों से कुछ पल ही सही पर उसे चैन से जीने देगा। पर ये तो अथर्व ही जानता था कि वो काम करके चैन से जी भी रहा है या नहीं। अथर्व काम कर ही रहा था कि उसके कैबिन के दूर पर नॉक हुआ। मे आई कम इन। अथर्व ने अपने रूड वॉइस में अंदर आने की परमिशन दे दी। तभी रॉबिन अंदर आया और बोला, प्रेसिडेंट, रात के 11:30 बज चुके हैं, आप अभी भी काम कर रहे हैं। अथर्व ने जब टाइम देखा तो सच में 11:30 बज चुके थे। वो अपने काम में इतना मशगूल हो गया था कि उसे टाइम का अंदाजा भी नहीं हुआ। अथर्व अपने चेयर से उठा और अपना कोट अपने हाथों में लेते हुए कहा, लेट्स गो। अथर्व ने कहा और अपने SC टुटारा में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक बड़े से व्हाइट पेंट हाउस के सामने रुकी। बॉडीगार्ड ने मैं गेट खोला तो कार अंदर आ गई। ये वही पेंट हाउस था जो मैनहट्टन में था, जिसकी कीमत $100 मिलियन की थी। ये पेंट हाउस काफी बड़े एरिया में था। बाहर एक खूबसूरत सा गार्डन जिसमें बहुत सारे एरिका पाम्स और रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फल फूल लगे हुए थे। अथर्व अंदर गया। वहाँ सारी चीजें बहुत लग्जरियस थी। अथर्व स्टेयर्स से होते हुए जाने लगा। तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र दीवार पर लगी धनुषी की बड़ी सी फोटो फ्रेम पर गई। इस तस्वीर में धनुषी बेड पर उल्टी लेटी हुई थी और अपने एल्बो को बेड से टिकाकर अपना सिर अपनी हथेलियों में रखा हुआ था। उसने पाउट किया हुआ था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। अथर्व ने पहले ही रॉबिन को कहकर धनुषी की तस्वीर यहाँ लगाने को बोल दी थी। अथर्व ने धनुषी की तस्वीर में अपने उंगलियां फेरते हुए कहा, ये तस्वीर हमेशा मुझे मेरा बदला याद दिलाएगी। ये याद दिलाएगी कि कैसे तुमने मुझे धोखा दिया था। और यकीन करो अथर्व, रस्तोगी हर एक चीज़ इंटरेस्ट के साथ वापस देता है और बदला भी इंटरेस्ट के साथ ही लूंगा। अथर्व अपने वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था। इस वक्त उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाया हुआ था। पानी की बूंदें उसके बालों से गिरते हुए उसके एब्स पर गिर रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर बाद अथर्व अपने कमरे से निकला। इस वक्त वो एक बाथरोब में था। वो जाकर अपने बेड पर लेट गया और थके होने के कारण वो गहरी नींद में भी चला गया। नेक्स्ट डे, धान्या का घर। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे आज मॉल जाना है तो जाना है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? धान्या ने ऋषभ के सामने चिल्लाते हुए कहा, जो इस वक्त अपने लैपटॉप में बिजी था। ऋषभ ने कामली कहा, तुम नहीं जाओगी। धान्या ने गुस्से में कहा, ऋषभ तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मुझे अद्विक के लिए कुछ जरूरी सामान भी लेने हैं। ऋषभ ने कहा, तो फिर किसी सर्वेंट या किसी बॉडीगार्ड को भेज दो, लेकिन तुम नहीं जाओगी। धान्या ने सुना तो पैर पटकते हुए चली गई। लगभग 1 घंटे बाद ऋषभ धान्या के पास ब्रेकफास्ट लेकर आया और कहा, लो ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मुझे नहीं करना, धान्या ने गुस्से में कहा। ऋषभ ने गहरी सांस ली क्योंकि वो जानता था उसके सामने बैठी लड़की हद से ज्यादा ही जिद्दी है। ओक, तुम जा सकती हो, बट बॉडीगार्ड भी तुम्हारे साथ रहेंगे, ऋषभ ने हार मानते हुए कहा। ओक, धान्या ने कहा और ब्रेकफास्ट करके रेडी होने चली गई। आज उसने एक लेमन कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक बेबी ट्रॉली था जिसमें अद्विक बैठा हुआ था। बाय, धान्या ने कहा और कार की तरफ चली गई। उसने अद्विक को गोद में उठाया और कार में बैठ गई। वही एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से बेबी ट्रॉली कार की पीछे वाली डिक्की में रख दिया। उसके जाते ही ऋषभ ने किसी को फोन करके कहा, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। वही धान्या विंडो से बाहर न्यूयॉर्क की वादियों को देख रही थी, क्योंकि ऋषभ जल्दी उसे घर से बाहर जाने नहीं देता था। धान्या ने कुछ सोचते हुए कहा,
आज कुछ तो अलग है इन हवाओं में, जैसे किसी अपने को महसूस करा रही है ये हवाएं। खैर, थोड़ी देर बाद उसकी कार एक मॉल के सामने रुकी, जो बहुत ही बड़ी थी। बाहर ग्लासेस लगी हुई थी। धान्या ने वापस अद्विक को बेबी ट्रॉली में बिठाया और अंदर चली गई। बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे आने लगे, तो धान्या ने चिढ़ते हुए कहा, दूर ही रहो, दूर से ही मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। उसकी बात सुन बॉडीगार्ड ने हाँ में सिर हिलाया, तो धान्या वही खड़े होकर सामान देखने लगी। वो घूम रही थी। तभी वो लिफ्ट से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चली गई, पर फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करने के चक्कर में उसने सबसे लास्ट फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट रुकी और धान्या बाहर निकली, तो एक बॉडीगार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, मैम आप अंदर नहीं जा सकती, ये पूरा फ्लोर खाली है, यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, सो किसी का आना अलाउ नहीं है। धान्या ने सिर झुकाते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं यहाँ मिस्टेक से आ गई, वैसे मैं जान सकती हूँ कि किसकी मीटिंग चल रही है। बॉडीगार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ एआर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ की मीटिंग चल रही है, अथर्व रस्तोगी। उसकी बात सुन धान्या एक पल के लिए सुन पड़ गई। वो जल्दी से लिफ्ट में वापस आ गई और नीचे चली गई। इस बार वो फोर्थ फ्लोर पर थी और शॉपिंग कर रही थी। अद्विक की ट्रॉली वहीं रखी हुई थी कि एक औरत हड़बड़ी में जाने लगी और अद्विक की ट्रॉली की व्हील से उसका पैर लग गया। धान्या शॉपिंग करने में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि अद्विक की ट्रॉली खुद चलकर स्टेयर्स की तरफ जा रही है और वो कभी भी गिर सकता है। तभी एक बॉडीगार्ड की नज़र अद्विक पर गई। वो जोर से चिल्लाया, मैम। धान्या ने पीछे पलट कर देखा तो वहां अद्विक नहीं था। उसकी नज़र स्टेयर्स की तरफ जाने वाली अद्विक की ट्रॉली पर गई। जब धान्या ने ये सब देखा तो उसकी चीख निकल गई, अद्विक। वो भागते हुए स्टेयर्स की तरफ जाने लगी। सारे बॉडीगार्ड भी भाग रहे थे, पर वो इतनी दूर थे कि चाहकर भी उन दोनों के पास नहीं पहुंच पाते। तभी ट्रॉली सीढ़ियों से गिर गई। धान्या ने देखा तो उसके पैर वहीं रुक गए। धान्या भागते हुए अद्विक के पास आई, जो इस वक्त एक आदमी की गोद में था। वो शख्स धान्या को देखकर तो जैसे जम ही गया था। धान्या के चेहरे पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था और उस शख्स के चेहरे पर भी। इस वक्त दोनों की बस आंखें ही दिख रही थी। धान्या ने अद्विक को उसकी गोद से लिया और अद्विक के पूरे चेहरे को चूमते हुए बोली, अद्विक मेरा बच्चा, आप ठीक हो ना? बेबी, मम्मा को माफ कर दो, वो अच्छे से आपका ख्याल नहीं रख पाए। फिर उस शख्स को देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। वक्त रहते हुए इसे उस ट्रॉली से निकाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वही वो शख्स तो अभी भी धान्या के आंखों में खोया हुआ था। हाँ, ये वही है। वो कभी भी उसकी आंखों को देख धोखा नहीं खा सकता। ये उसी की आंखें हैं, उसकी हरी रंग की बड़ी बड़ी आंखें, जिसे देख वो मदहोश हो जाया करता था, जिसे देख उसका खुद पर से कंट्रोल उठ जाता था। पर वो यहाँ कैसे हो सकती है? अगर है भी तो फिर ये बच्चा। ये सोच सोच उस शख्स की नसें तंग गई। उसकी नीली आंखें लाल होती जा रही थी। इस वक्त वहाँ का तापमान इतना गिर गया था कि धान्या को भी ठंड लग रही थी। वो शख्स धान्या चेहरे से मास्क हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। उस शख्स ने जैसे ही धान्या के चेहरे से मास्क हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो किसी ने धान्या का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे अपने साथ ले गया। वो शख्स बस अपनी लाल आंखों से दोनों को जाते हुए देखता रहा। उस शख्स ने उस आदमी के चेहरे को भी ढंग से नहीं देखा था, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था और उसका भी पूरा ध्यान धान्या पर ही था। वो शख्स ने जैसे ही दोनों की तरफ अपना कदम बढ़ाया, पीछे से रॉबिन ने रोकते हुए कहा, प्रेसिडेंट आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डीलर्स आपका वेट कर रहे हैं। अथर्व ने गुस्से में उसे घुरा, फिर पीछे मुड़कर देखा जहां धान्या और वो आदमी ओझल हो चुके थे। अथर्व ने गुस्से में रॉबिन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मुझे यहाँ की सीसीटीवी 2 मिनट में चाहिए। रॉबिन ने सुना तो पहले तो हैरान हुआ, फिर जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अथर्व ने झटके से उसे छोड़ा और अपने एससी टुटारा में बैठकर अपने पेंट हाउस निकल गया। उसकी आंखों के सामने बार बार धान्या की आंखें और अद्विक का चेहरा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच गया और सीधा अपने कमरे में गया। कमरे में जाते ही उसने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। अथर्व ने अपना गन निकाला और अपने कमरे में लगे झूमर में शूट करते हुए कहा, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। पहले प्यार का नाटक किया, फिर शादी का नाटक किया और अब दूसरे आदमी के बच्चे को जन्म भी दे दिया। भगवान से प्रार्थना करो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो, वरना इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। इस वक्त पूरे फर्श पर झूमर का कांच पड़ा हुआ था। अथर्व लगातार अपने गन से एक एक सामान को शूट करते जा रहा था। तभी कुछ सोचकर अथर्व ने अपना गन फेंका और अपना लैपटॉप खोला और देखा तो सीसीटीवी फुटेज रॉबिन ने सेंड कर दिया था।
उसने उस वीडियो को ओपन किया और धान्या के चेहरे को जूम कर दिया तो उसे एक बार फिर हैरानी हुई। इतनी सिमिलरिटीज कैसे हो सकती है? वही आंखें, वही हाइट, वही रंग, हूबहू धनुषी ही लग रही थी। अथर्व के दिल में आज बहुत दर्द हो रहा था। आखिर उसकी धनुषी इतनी बड़ी गेम प्लानर कैसे हो सकती है? उसने क्यों उसे चीट किया? आखिर क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में? उसने तो कभी उसे तकलीफ भी नहीं दी थी, फिर उसने इतनी तकलीफ क्यों उसके नाम लिख दी? उससे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली उसे? क्यों? आखिर क्यों? अथर्व के दिलो दिमाग में जंग छिड़ चुकी थी। दिल कह रहा था ये उसकी धनुषी नहीं है, उसकी धनुषी कभी उसे चीट नहीं कर सकती। वही दिमाग कह रहा था ये धनुषी ही है जिसने उसका बस इस्तेमाल किया और जब काम निकल गया तो ऐसे छोड़ दिया जैसे वो उसके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। अथर्व खड़ा हुआ और एक अलमीरा के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे खोला और एक पासवर्ड डाला जिससे उसके अंदर पड़ा एक बॉक्स खुल गया। उसने उसके अंदर से एक सामान निकाला, इसमें कुछ फोटोग्राफ्स और लेटर थे। अथर्व बस भावहीन नज़रों से उन चीज़ों को घूरे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे सच का पता लगाए, कैसे धनुषी को अपने पास लाए। जो अथर्व हमेशा, जितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अपने माइंड गेम्स और काम नेचर से सब कुछ चुटकियों में हैंडल कर लेता था, आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आज जैसे उसका दिमाग भी उसका साथ नहीं दे रहा था। अथर्व ने खुद को शांत किया और किसी को फ़ोन किया। दूसरी तरफ ऋषभ धान्या को लगभग खींचते हुए अपने कमरे में लाया और चिल्लाते हुए कहा, तुमसे मैंने कहा था मत जाओ, और तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? धान्या ने सुना तो घबराते हुए बोली, उसने अद्विक की जान बचाई है, इसलिए मैं बस उसे थैंक्स बोल रही थी। ऋषभ ने सुना तो गुस्से में उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, ओह, उसने क्या तुमसे कहा था कि आओ और मुझे थैंक यू कहो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी से बात भी करने की? धान्या ने गुस्से में कहा, ऋषभ तुम बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैंने कहा तो अद्विक। ऋषभ ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अद्विक, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है, धानु। ऋषभ ने धान्या के चेहरे को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हुए कहा। वही धान्या ऋषभ की बात सुन हैरान थी। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या अद्विक इसका बच्चा नहीं है? क्या इसे ज़रा भी उसकी फिक्र नहीं है? तुम साइको जैसे बिहेव करना बंद करो ऋषभ, इस वक्त तुम बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, धान्या ने उसे झटकते हुए कहा। ऋषभ ने सुना तो पागलों की तरह हंसने लगा। वह इस बार किसी राक्षस की तरह हंस रहा था। उसने धान्या को अपने करीब खींचा और उसके होठों को छूने की कोशिश करने लगा। धान्या ने देखा तो हैरान हो गई। उसने जोर से उसे धक्का दिया, फिर अपने पैरों से उसे पैरों के बीचों बीच वार किया, जिससे ऋषभ की पकड़ उससे ढीली हो गई और मौका देखते ही धान्या उसे धक्का देकर वहां से भाग गई। ऋषभ ने जब उसे भागते हुए देखा तो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, जान, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जान मेरे पास आओ। ऋषभ को अब गुस्सा आ रहा था, वो आखिर कैसे उसे छोड़कर जा सकती है? जान, आई लव यू, मुझे किस करो बेबी, ऋषभ ने वापस चिल्लाते हुए कहा। पर धान्या इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि वहां से भाग गई थी। धान्या जितना हो सके उतने तेजी से भागे जा रही थी और ऋषभ भी लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे जा रहा था। वो भागते भागते घर से बाहर निकल गई थी। ऋषभ ने देखा तो उसे रोकने लगा। धान्या ने रोते हुए कहा, पता नहीं इस इंसान को क्या हो गया है, ये क्यों पागलों की तरह बातें कर रहा है? धानु रुको, ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा। दर्द के कारण वो लड़खड़ाते हुए गिर गया। दूसरी तरफ अथर्व अपने काम में बैठ वापस ऑफिस के लिए निकल गया था। उसके कान में इस वक्त ब्लूटूथ कनेक्ट था जिससे वो रॉबिन से बात कर रहा था। प्रेसिडेंट, आप प्लीज जल्दी आइए, आज एक बहुत बड़ी मीटिंग है, पूरे 500 करोड़ की डील है। अथर्व ने गुस्से में कहा, आ रहा हूँ, तुम्हें बार बार मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक अथर्व की कार एक झटके में रुक गई। अथर्व ने एक मुक्का स्टीयरिंग पर जड़ते हुए कहा, ओह शिट, सारी मुसीबत आज ही होनी है। आर यू ब्लाइंड? अथर्व ने गुस्से में काका दूर ओपन करते हुए कहा। अभी एक लड़की उसके सामने गिरी पड़ी थी, उसका चेहरा उसके बालों से कवर था। अथर्व ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए उसके कदम ठहर गए। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब हटो मेरे रास्ते से, यही पड़े रहना है क्या? उस लड़की ने अपने चेहरे से बाल हटाए और मासूमियत से कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अथर्व ने जब सिर झुकाकर देखा तो अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम कौन हो? एनीवेज जो भी हो, हटो मेरे रास्ते से। वो लड़की खड़ी हो गई और अपने ड्रेस को अपने हाथों से झाड़ते हुए बोली, मेरा नाम आर्या है और मैं जानबूझकर तुम्हारे का के पास नहीं आई, समझे? अथर्व ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मुझसे ऐसे बात करने की। आर्या ने भी उसी अंदाज में कहा जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। अथर्व ने उसे गुस्से में देखा और अपने काम में जाकर बैठ गया। इन सब से अनजान की दो जोड़ी आंखें उन्हें ही एकटक देख रही है। आर्या ने अपने पैर पटकते हुए कहा, बड़ा घमंडी आदमी है, इसकी तो ऐसी की तैसी। थोड़ी देर में अथर्व अपने कार से बाहर निकला और ऑफिस के अंदर चला आया। तभी रॉबिन उसके सामने आते हुए बोला, प्रेसिडेंट आप कहाँ चले गए थे? हम आपका कितना वेट कर रहे थे। अथर्व ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। वो सीधा अपने कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। लगभग 2 घंटे बाद उन सब की मीटिंग खत्म हुई और अथर्व अपने कोट को पहनते हुए बाहर आया। वो पार्किंग एरिया की तरफ जा ही रहा था कि किसी लड़की की चीख उसे सुनाई दी। उसने अपने आसपास देखा तो एक लड़की सड़क पर गिरी पड़ी थी और एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। अथर्व की भौहें सिकुड़ गई। उसने अपने पास में खड़े रॉबिन और बॉडीगार्ड से कहा, जाओ उस लड़की को बचाओ। रॉबिन ने सुना तो जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और गार्ड से पहले वहां पहुंच गया और उस आदमी को धक्का देते हुए कहा, शर्म नहीं आती लड़की को परेशान करते हुए। अथर्व उन सब से दूर खड़ा था, इसलिए उसने उस आदमी और यहाँ तक कि उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी। वो आदमी अभी कुछ करता कि बॉडीगार्ड ने उसे दूर ले जाकर फेंक दिया और वो बस चीखता रहा। वही वो लड़की खड़ी हुई और रॉबिन को देखने लगी, जो अपने स्लीव्स फोल्ड कर रहा था। थैंक्स, उसने सिर झुकाते हुए कहा। रॉबिन ने सुना तो हंसते हुए अपना सिर उठाया, पर जैसे ही उसने अपना सिर उठाया वो जम गया। आप? उस लड़की ने सुना तो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं? रॉबिन ने चौंकते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रही है? क्या आप हमें नहीं पहचानती? वो लड़की कुछ बोलती कि अथर्व की कड़क आवाज आई, तुम्हें वही रहना है क्या? रॉबिन ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए अथर्व के पास ले जाने लगा। अथर्व ने देखा कि वो किसी लड़की को खींचते हुए यहाँ ला रहा है तो उसकी आंखें सर्द हो गई। रॉबिन ने चिल्लाते हुए कहा, प्रेसिडेंट देखिए, मैंने धनुषी मैम को ढूंढ लिया। अथर्व ने जब उसकी बात सुनी तो हैरान हो गया और भागते हुए दोनों के पास पहुंच गया। अथर्व की नज़र जब अपने सामने खड़ी लड़की पर गई तो उसकी आंखें सर्द हो गई। वही वो लड़की अभी भी शौक से अथर्व को देख रही थी। अथर्व ने गुस्से में कहा, रॉबिन गेट लॉस्ट। रॉबिन ने सुना तो हैरान हो गया तो अथर्व ने गुस्से में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता, जाओ यहाँ से। रॉबिन ना चाहते हुए भी बॉडीगार्ड के साथ चला गया। अब वहाँ बस अथर्व और वो लड़की ही खड़े थे। अथर्व ने उस लड़की की कमर को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसने दर्द से अपनी आंखें मींच लीं। अथर्व ने उसके जबड़े को अपने दूसरे हाथों से कसते हुए कहा, बहुत दूर जाने का शौक ना तुम्हें। अगर मैंने तुमसे एक एक हिसाब नहीं ना लिया तो मेरा नाम भी अथर्व रस्तोगी नहीं। वो लड़की गुस्से में बोली, आखिर हो कौन तुम? छोड़ो मुझे। अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी पकड़ उसके गालों में कसते हुए कहा, ओह तो तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई, मिसेस रस्तोगी। उस लड़की ने दर्द से तड़पते हुए कहा, पागल हो क्या? मैं मिसेस रस्तोगी नहीं हूँ, मेरा नाम धान्या है। अथर्व ने उसके होठों पर काटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोलोगी तो मैं मान लूंगा? धान्या रोने लगी और दर्द से कराहते हुए बोली, प्लीज छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें सच में नहीं जानती। अथर्व ने सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर वो उसे पहचानने से इनकार कैसे कर सकती है? उसने उसको घूरते हुए कहा, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम मुझे जान जाओगी। धान्या को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका पूरा बदन टूट जाएगा। आखिर अथर्व ने इतनी जोर से जो जकड़ रखा था। धान्या ने चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, छोड़ो मुझे, सारे पागलों से पाले मुझे ही पड़ने थे, एक मेरा पति पागल और अब तुम। उसकी बातें सुनकर अथर्व की भौहें तन गई। उसने उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, कौन पति? धान्या ने गुस्से ने कहा, तुम्हें उससे क्या, मुझे जाने दो। अथर्व ने उसे देख एक डेविल स्माइल दी और उसे अपने कंधे में उठाते हुए बोला, कभी नहीं। धान्या ने उसके पीठ पर मुंह के बरसाना शुरू कर दिया। उसने जोर से अथर्व की गर्दन पर भी बाइट कर लिया, पर इन सब से भी अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें जिसमें इतने सालों का गुस्सा और तड़प थी, आज सब बयान कर रहा था। अथर्व ने धान्या को काम में बेरहमी से धक्का अड़े दिया और किसी को मैसेज किया, जिससे तुरंत वहां एक ड्राइवर आकर खड़ा हो गया। अथर्व धान्या के साथ बैठ गया। धान्या उसे ही गुस्से से घूर रही थी। उसने गुस्से में कहा, आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे जाने दो, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। अथर्व ने धान्या की गर्दन को दबाते हुए कहा, शांत मिसेस रस्तोगी, आई डोंट केयर, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। धान्या ने सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो मेरा बच्चा है। अथर्व ने उसके कमर को जकड़ते हुए कहा, जो भी है, मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं ना रुला दिया
तो मैं भी यूरोप का किंग नहीं। थोड़ी देर बाद अथर्व की कार पेंट हाउस में रुकी। धान्या ने जब पेंट हाउस देखा तो उसकी आंखें फैल गई। अथर्व उसे खींचते हुए एक रूम में ले गया और जमीन पर धक्का देते हुए कहा, जल्दी अपने कपड़े बदलो और वो नौकरानियों वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, इसके बाद तुम्हें पूरे घर का काम करना है। धान्या ने सुना तो तमतमाते हुए बोली, इतने पैसे क्या छाती में लाद कर ऊपर ले जाओगे? मेड रख लो, इतने पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास। अथर्व ने उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा, डॉट यू वेस्टेड 15 सेकेंड्स, नाउ गेट रेडी। ये बोल अथर्व वहां से चला गया। अथर्व अपने मास्टर बेडरूम में गया और अपना सिगा सुलगाकर पीने लगा। अथर्व ने जलते सिगा को देखते हुए कहा, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी को जलाकर खाक कर दूंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। लगभग 5 मिनट बाद अथर्व फ्रेश होकर नीचे आया। उसने देखा धान्या अभी तक नीचे नहीं आई है। ये देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। वो ऊपर गया और डायरेक्ट उसके कमरे में घुस गया। इस वक्त धान्या अपनी ड्रेस की चैन लगा रही थी। अथर्व ने देखा तो अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। धान्या को जब अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो वो झट से पलट गई और अपने सामने खड़े आदमी को देख उसकी चीख निकल गई। तुम? अथर्व उसके गर्दन पर उंगली फेरते हुए बोला, क्यों, तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? धान्या ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, जाओ यहाँ से। उसका इस तरह खुद को दूर करना अथर्व के ईगो को हट कर गया। उसने झट से धान्या को पलट दिया और उसके पीठ पर अपने दांतों से वार करने लगा। जंगली आदमी, छोड़ो मुझे, धान्या ने रोते हुए कहा। अथर्व ने उसकी चैन लगाई और उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोला, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब तुम्हारे आंसू मुझे सुकून देते हैं। ना अब तुम पहले वाली धनुषी हो और ना ही मैं पहले वाला अथर्व जो धनुषी के लिए बदल गया था। फिर धक्का देते हुए, जाओ पूरे घर की सफाई करो, एक जगह भी छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद मुझे डिनर करना है, मेन्यू मैं तुम्हें बता दूंगा। धान्या ने सुना तो रोते हुए चली गई और पूरे घर की साफ सफाई करने लगी। वहां सारी मेड्स उसे ही तरस भी निगाहों से देख रही थी। अथर्व का पेंट हाउस इतना बड़ा था कि उसकी सफाई करने में उसकी टाई फीस निकल गई। कुछ घंटे बाद उसने झाड़ू पोछा फेंका कि एक मेड आई और उसे मेन्यू देते हुए बोली, ये बना दो प्रेसिडेंट के लिए, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। धान्या ने चिढ़ते हुए वो मेन्यू लिया और पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पढ़ते जा रही थी उसका सिर घूमते जा रहा था। हॉट डॉग्स, बेक्ड प्रेट्जल्स, निश, एग बेनेडिक्ट, चॉप्ड चीज, डोनट्स, ब्लैक एंड व्हाइट कुकी, कॉर्न बीफ, वेजिटेबल सूप, फ्रूट सैलड और मिक्स फ्रूट जूस। धान्या के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसने एक मेड से कहा, मुझे वेजिटेबल सूप, फ्रूट सैलड और मिक्स फ्रूट जूस के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। मेड को दया आ गई। उसने कहा, आपको किचन में इन सारी डिशेस की रेसिपीज मिल जाएगी, वहाँ एक रेसिपीज का बुक है, आप देख सकती है। धान्या ने सुना तो फीकी मुस्कुराहट के साथ चली गई। डिशेस बनाने जैसे जैसे लिखा था वो वैसे वैसे करती जा रही थी। लगभग 2 घंटे बाद उसका डिनर रेडी हुआ। उसने एक नज़र सारी डिशेस पर डाली तो उसकी आंखें नम हो गई। इससे अच्छा तो वो ऋषभ था, मुझे इस तरह टॉर्चर तो नहीं करता था। मेरा बच्चा पता नहीं कैसा होगा। वही कोई और भी था जो धान्या की बात सुन आग बबूला हो रहा था। अथर्व गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसे किचन के प्लेटफॉर्म से सटाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? वो ऋषभ मुझसे अच्छा है। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं और कितना क्रूल हो सकता हूँ। एक तो पूरे 1 घंटे लेट हो और जुबान कैची की तरह चल रही। धान्या ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। अथर्व ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसके दिल में टिस्सा उठा। उसने उससे नजरें फेर लीं और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जल्दी डिनर सर्व करो, तुम्हारे पास बस 2 मिनट है। फिर वहां से चला गया। धान्या ने जल्दी से सारा डिनर डाइनिंग टेबल में लगा दिया। अथर्व ने देखा तो बिना किसी भाव से कहा, ये सारा खाना गरीबों में बांट दो। धान्या उसकी बात सुन हैरान हो गई। अगर इस आदमी को गरीबों में ही खाना बंटवाना था तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाए? ये सब सोच सोच कर धान्या का चेहरा लाल होता जा रहा था। वो मुड़कर जाने लगी कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसने पलट कर देखा तो अथर्व ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा, चुपचाप यही खड़ी रहो। धान्या सिर झुकाकर वही खड़ी हो गई। कुछ देर बाद एक मेड आई और अथर्व को डिनर सर्व करके चली गई जो उसने बनाया था। अथर्व ने एक नज़र उस खाने को देखा, फिर धान्या को जिसने अपना सिर झुका रखा था। अथर्व ने एक झटके से उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अथर्व ने उसकी कमर को दबाते हुए कहा, अपने हाथों से खिलाओ मुझे। धान्या ने सुना तो तंज कसते हुए बोली,
प्रेसिडेंट नौकरों के हाथों से खाना नहीं खाते और ना ही उसे अपनी गोद में बिठाते हैं। अथर्व ने उसके जबड़े को कसते हुए कहा, नो बेबी, यू आर माई मिस्ट्रेस। धान्या ने सुना तो वो रोते हुए बोली, नो आई एम नॉट, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जस्ट शट अप, अपना रोना कहीं और जाकर रोना और अभी चुपचाप मुझे खाना खिलाओ। धान्या ने सुना तो अपना मुंह फेर लिया। वही अथर्व ने जब उसे मुंह फेरते देखा तो उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसके गर्दन को दबाते हुए कहा, आज के बाद कभी मुझसे मुंह मत फेरना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। धान्या जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगी, पर जैसे उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही घुट कर रह गई। अथर्व ने तुरंत उसके गले को छोड़ दिया और तुरंत एक ग्लास पानी उसके होठों के पास ले जाकर बोला, ड्रिंक इट। धान्या ने बिना नखरे दिखाए पानी पी लिया और अथर्व के सीने में अपना सिर रख गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अथर्व लगातार उसके पीठ को सहलाए जा रहा था, भले ही वो अपनी धनुषी को जितना भी दर्द क्यों ना दे, पर कहीं ना कहीं वो आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। धान्या ने सिसकते हुए कहा, तुम डेविल हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तुमने मुझे हर्ट किया। धान्या के मुंह से डेविल सुनकर अथर्व के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई। वो झुककर धान्या को देखा, जो अभी भी उसके सीने से लगे सिसक रही थी। कहीं ना कहीं धान्या को भी अथर्व के साथ अपनापन महसूस हो रहा था, जो अपनापन उसने ऋषभ के साथ कभी महसूस नहीं किया था। अथर्व ने एक निवाला धान्या की तरफ बढ़ा दिया, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। ये देख अथर्व ने अपनी उंगलियों से धान्या की कमर प्रेस करते हुए बोला, खा लो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। धान्या ने सुना तो जल्दी से अपना मुंह खोल दिया। अथर्व ने उसके मुंह में निवाला डाला और उसके गालों को चूम लिया। धान्या को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कोई बकरी है जो हलाल होने वाली है और अभी उसकी पेट पूजा हो रही है। अथर्व ने धीरे धीरे करके धान्या को पूरा खाना खिला दिया और खुद भी खा लिया। उसने अपने हाथों को साफ किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। धान्या हैरानी से अथर्व को देख रही थी, जो अभी उसे बच्चों जैसे ट्रीट कर रहा था। अथर्व धान्या को अपने रूम में लाया और उसे छोड़ दिया, जिससे वो फर्श पर गिर पड़ी और दर्द से कराहने लगी। अथर्व अपने टोज पर बैठते हुए कहा, सो जाओ, तुम्हारे घर से तो ये फर्श ज्यादा महंगा और कंफर्टेबल होगा। धान्या ने अपनी कमर सहलाते हुए कहा, एक बार में मार दो ना मुझे, टॉर्चर क्यों कर रहे हो? नी, इतनी जल्दी नी, तुम्हें मारने में वो मजा नी जो तुम्हें टॉर्चर करने में है। ये बोल अथर्व ने उसके होठों को बेरहमी से काट लिया, जिससे धान्या की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसके गर्दन पर अपने होंठ रख दिया। उसके इस एक्शन से धान्या सिहर उठी और उसके चेहरे को पकड़ अपने गर्दन से दूर करने लगी, पर अथर्व के सामने थी तो एक छोटी चुहिया ही ना, थोड़ी देर में ही हार मान ली। अथर्व ने देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो खड़ा हुआ और अपने बेड में जाकर लेट गया। धान्या हैरानी से उसे देख रही थी। उसने अपने होठों को छुआ जिससे खून रिस रहा था। डेविल कहीं का, इसका बस चले तो पूरा खा जाएगा, धान्या ने उसे घूरते हुए कहा, पर इस वक्त अथर्व की आंखें बंद थी। धान्या को लगा वो सो गया है, तो वो भी फर्श पर ही लेट गई और हुए लॉकर को छूते हुए बोली, मम्मा मिस योर बेटा। थोड़ी देर में धान्या गहरी नींद में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद एक आदमी उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। धान्या इस वक्त उस आदमी के बाहों में झूल रही थी और गहरी नींद में भी थी। धान्या इस वक्त बहुत गहरी नींद में थी। इस वक्त उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी के बाहों में है। नेक्स्ट डे धान्या की आंखें खुली तो उसे अपने पैरों में कुछ गिला गिला महसूस हुआ। उसने जब नीचे देखा तो अपने सामने का नज़ारा देखकर चीख उठी। उसके सामने जैसे खून की नदियां बह रही थी। वहां 4 आदमी की लाशें पड़ी हुई थी। एक का तो सिर कहीं और था और धड़ कहीं और। ये सब देख उसकी जान जैसे हलक में अटक गई। उसने खुद को देखा तो वो एक चेयर से बंधी हुई थी और उसके शरीर में चारों तरफ सिकड़ लिपटा हुआ था। उसने कसमसाते हुए कहा, खोलो, कौन लाया है यहाँ मुझे? तभी उसके कानों में भारी कदमों की आवाज़ पड़ी। इस वक्त धान्या एकटक फर्श को ही देख रही थी। उसकी नज़र उस इंसान के जूते पर पड़ी जो कटे हुए सिर को लात मारकर उसके पास ला रहा था। धान्या ने जब उस सिर को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, ऋषभ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं तो एक धारा आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उस सामने खड़ा शख्स ये देखकर मुस्कुरा दिया और धान्या के पास बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, अपनी आंखें क्यों बंद कर ली तुमने? धान्या ने जब ये आवाज़ सुनी तो कांपते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी बात सुन वो शख्स एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अथर्व रस्तोगी नाम है मेरा, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ये तो ट्रेलर भी नहीं है। धान्या उसकी बात सुन चिल्लाते हुए बोली, क्यों किया तुमने ऐसा, और मेरा बच्चा कहाँ है? अथर्व ने गुस्से में उसके गले को दबाते हुए कहा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? धान्या खांसते हुए बोली, छोड़ो मुझे, और मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। इस वक्त धान्या के आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहा था। तभी एक आदमी अंदर आया तो अथर्व को इस रूप में देख हैरान हो गया। उसने कांपते हुए कहा, प्रेसिडेंट फाइल। अथर्व ने सुना तो गुस्से में उसके हाथों से फाइल ले लिया और पढ़ने लगा। हालांकि वो ये फाइल कई बार पढ़ चुका था, पर इसे पढ़ने से अथर्व को धनुषी की बेवफाई याद आ रही थी। धान्या जो कब से अथर्व के डार्क एक्सप्रेशंस जो देख रही थी, उसने हकलाते हुए कहा, क्या है इस फाइल में? अथर्व ने सुना तो धान्या के जबड़े को कसते हुए कहा, दिस इज द DNA रिपोर्ट ऑफ अद्विक। इट इज क्लियरली रिटन दैट अद्विक्स DNA इज मैचिंग विद हिज फादर्स i.e. ऋषभ DNA। व्हाई डिड यू डू दिस टू मी, धनुषी? धान्या ने गुस्से में कहा, ये क्या पागलपन है? मैंने कहा ना मैं धान्या हूँ, धनुषी नहीं। बार बार मुझे धनुषी कहना बंद करो, पता नहीं कौन है ये लड़की। अथर्व ने सुना तो अपना जबड़ा भींचते हुए कहा, तुम धनुषी हो, मेरी धनुषी, और आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। धान्या ने सुना तो कांपते हुए उसे देखने लगी। उसकी नज़र ऋषभ के कटे हुए सिर पर पड़ी। उसने अपनी आंखों को जोर से भींचते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर जोर जोर से रोते हुए, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे जाने दो। शशिश, शोर मचाना बंद करो, और तुम अब मेरे कैद से कभी आज़ाद नहीं हो सकती। फिर अथर्व उसके तरफ झुकने लगा, जिसे देख धान्या नहीं में सिर हिलाने लगी। पर अथर्व अब कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने धान्या के जबड़े को पकड़ा और जबरदस्ती अपने होठों को उसके होठों में रख दिया। लगभग 0.20 मिनट बाद अथर्व उससे दूर हुआ। उसकी नज़र धान्या पर गई, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो चुकी थी और उसके होठों से खून भी निकल रहा था। अथर्व ने अपने अंगूठे से उसके होंठ में लगे खून को साफ कर दिया और एक बार दोबारा चूमकर उससे दूर हो गया। अथर्व ने उसके लट को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, आई लव यू धनुषी, आई लव यू। फिर अथर्व ने धनुषी को सिकड़ से रिलीज किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और वहां कुछ दूर पर खड़े रॉबन को बिना देखे हुए कहा, क्लीन दिस मेस बट डोंट टच द डेड बॉडी ऑफ ऋषभ बिकॉज आई वॉन्ट टू डेकोरेट हिज हेड एंड टॉर्सो हियर जस्ट लाइक अ शो पीस। रॉबन ने सुना तो मन में घबराते हुए बोला, प्रेसिडेंट तो सच में डेविल बन गए हैं, ये क्या बोल रहे हैं? कोई किसी के सिर और धड़ को सजाता है क्या? ये शो पीस थोड़ी है। खैर, अथर्व वहां से जा चुका था। उसने धान्या को अपने SC टुटारा में बिठाया और अपने पेंट हाउस के लिए रवाना हो गया। अथर्व की नज़र अपने गोद में बैठी धान्या पर जा रही थी। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। अथर्व ने थोड़े गुस्से में ड्राइवर से कहा, फास्ट। ड्राइवर ने सुना तो अपनी पूरी जान का ड्राइव करने में झोंक दी। उसे अथर्व का अगला शिकार नहीं बनना था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने अथर्व की साइड का डोर ओपन किया। अथर्व ने धान्या को अच्छे से अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अथर्व स्टेयर्स से होते हुए जा ही रहा था कि धान्या को धीरे धीरे होश आने लगा। अथर्व ने धान्या को अपनी गोद में हिलते हुए देखा तो प्यार से कहा, उठ गई तुम। धान्या ने जब उसे देखा तो हकलाते हुए बोली, तुम प्लीज छोड़ दो मुझे। अथर्व ने सुना तो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं। फिर अथर्व ने धान्या को बेड पर अच्छे से लेटा दिया। धान्या अभी भी बूढ़ बने उसे ही देख रही थी। उसने नम आंखों से कहा, क्या किया है तुमने मेरे बच्चे के साथ? उसकी बार बार बच्चे वाली बात सुन अथर्व इरिटेट हो चुका था। उसने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा, फिर एक झटके में उसके ऊपर आते हुए कहा, बच्चा चाहिए तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं दूंगा तुम्हें बच्चा, लेकिन हमारा बच्चा। धान्या उसकी बात सुन कांप गई, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अथर्व ने सुना तो उसके हाथ को बेड पर प्रेस करते हुए बोला, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, बट अभी भी हमने फर्स्ट नाइट नहीं सेलिब्रेट किया। चलो आज करते हैं। आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूंगा कि फिर तुम कभी मुझसे दूर जाने की नहीं सोचोगी। धान्या उसकी बात सुन घबराने लगी। उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग 2 मिनट बाद जब उसे एहसास हुआ कि कुछ नहीं हो रहा है तो उसने अपनी आंखें खोल ली, पर उसने देखा अथर्व वहां था ही नहीं। उसने पलट कर देखा तो घबरा गई, क्योंकि अथर्व उसे ही घूर रहा था। अथर्व ने धान्या को अपनी बाहों में भींच लिया और अपने सर्द आवाज में कहा, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना अथर्व रस्तोगी पर सूट नहीं करता। उसकी बात सुन धान्या उसे हैरानी से देखने लगी। उसने नहीं सोचा था कि अथर्व उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा, पर शायद यही तो प्यार था कि अथर्व कभी भी अपनी धनुषी को फोर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने तो कभी उसके जिस्म से प्यार ही नहीं किया था। उसने तो उसकी आदत, उसके रूह से प्यार किया था। वो तो धनुषी के रूह को पाना चाहता था, ना कि जिस्म को। कहीं ना कहीं अथर्व की इस हरकत ने धान्या के दिल को जीत लिया था, पर वो ये सब मानना ही नहीं चाहती थी। अथर्व बस एकटक धान्या को देख रहा था, जो कहीं खोई हुई थी। अथर्व ने उसको खुद के ऊपर लेटा लिया और उसके कमर को जकड़ते हुए कहा,
भले ही मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, वह तुम्हें मैं बिना फोर्स किए भी सजा दे सकता हूँ। उसकी बात सुन धान्या उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। अथर्व ने जैसे उसके मन की बात जान ली हो, उसने धान्या के फेस को अपने फेस के सामने किया और उसके गर्दन को पीछे से पकड़ अपनी तरफ झुकाते हुए उसके गर्दन पर जोर से काट लिया, जिससे उसकी सिसकी निकल गई। तुम क्या पागल हो, जब देखो तब काटते रहते हो, छोड़ो मुझे, ये बोल धान्या जैसे ही उसके ऊपर से उठने लगी। अथर्व ने उसके सिर को अपने गर्दन में घुसा लिया और उसके बालों में अपने उंगलियों को घुमाते हुए बोला, चलो हम लोग फिर से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, जहां सिर्फ मैं, तुम और हमारा प्यार होगा। धान्या ने सुना तो चिढ़ते हुए बोली, नेवर, तुम्हारे साथ मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता, पूरी जिंदगी रहना तो दूर की बात है। अथर्व ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी उंगलियां जो धान्या के बालों में चल रही थी वो चलते चलते रुक गई। उसने अपनी कोल्ड आंखों से उसे घूरा और उसके बालों को खींचते हुए कहा, तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है। धान्या ने सुना तो कराहते हुए बोली, मेरे बालों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अथर्व ने जब सुना कि उसे दर्द हो रहा है तो उसने उसके बालों को छोड़ दिया और अपना एक हाथ उसके कमर पर और दूसरा हाथ उसके पीठ में रख उसे अपने आगोश में ले लिया। धान्या ने जब ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या ये आदमी को ओसीडी की प्रॉब्लम है या फिर ये सनकी और पागल है, कभी प्यार करता है तो कभी टॉर्चर करता है। अथर्व ने अपने आंखें बंद किए हुए कहा, अपने छोटे से दिमाग में ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। उसकी बात सुन धान्या हैरानी से उसे देखने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस डेविल को उसके मन की बात कैसे पता चली। अथर्व ने दोबारा कहा, मैंने कहा ना, यू डोंट नीड टू पुट मच प्रेशर ऑन योर माइंड। धान्या ने उसकी बात सुनी तो अपनी आंखें बंद कर ली, पर अभी भी उसके जहन में एक ही चीज चल रही थी कि आखिर ये धनुषी कौन है और उसका बच्चा कहाँ है, अथर्व ने ऋषभ को क्यों मारा। पर उसके सारे सवालों का एक ही हल था और वो थी वो खुद। धान्या ने अपने मन में कहा, धनुषी कौन हो तुम, मुझे अब तुम्हारे बारे में सब पता करना होगा, तुम्हारे कारण मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई। आई स्वेयर अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। ये सब जो हो रहा है सब तुम्हारे कारण, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशियों की दस्तक ना हो। ये सब बोलते वक्त धान्या की आंखों से एक धारा आंसू बह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किसे मदद के लिए पुकारे। थोड़ी देर बाद धान्या की आंखें भरी होने लगी और वो नींद की आगोश में चली गई। अथर्व ने अपनी खोली और उसे एक नज़र देख अपनी आंखें बंद कर किसी गहरी सोच में डूब गया। नेक्स्ट डे अथर्व अपने ब्लैक सूट में रेडी था और सोफे में बैठ धान्या का इंतजार कर रहा था। तभी धान्या क्लोजेट से बाहर निकली। उसने इस वक्त क्रॉप टॉप पहन रखा था जिसमें एक तरफ स्लीव्स था और दूसरे तरफ नहीं, जिससे उसका एक तरफ का शोल्डर और कॉलर बोन साफ साफ दिख रहा था। उसने नीचे ब्लैक जीन्स पहन रखा था। अथर्व ने एक नज़र उसे देखा तो उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। वो उठकर धान्या के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। धान्या ने देखा तो गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, ये क्या बेहुदगी है, जस्ट लीव मी। अथर्व ने सुना तो बिना उसकी तरफ देखे कहा, कब तक हम यहाँ रहेंगे, तुम्हें अपने ससुराल नहीं जाना क्या? क्या? धान्या हैरानी से उसे देखने लगी। अथर्व ने उसे अपने काम में बिठाते हुए कहा, हम अपने घर जा रहे हैं, इंग्लैंड। व्हाट? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे कहीं नहीं जाना, धान्या ने कान की दूर को ओपन करते हुए कहा। अथर्व ने देखा तो उसकी एक बाह को कसकर पकड़ते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो। थोड़ी देर बाद अथर्व धान्या के साथ एयरपोर्ट पहुंचा और अपने जेट में बैठ गया। धान्या लगातार रोए जा रही थी। वो अथर्व के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने सिसकते हुए कहा, क्यों मेरी जिंदगी खराब करने पर तुले हुए हो, जाने दो ना मुझे। अथर्व ने सुना तो एक नज़र उसे घुरा और अपने उंगलियां से उसके गर्दन के पीछे वार किया, जिससे वो वही बेहोश हो गई। रॉबिन ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर ये क्या था? अथर्व ने एक चैन की सांस ली। लगातार धान्या के रोने से वो इरिटेट हो चुका था। उसने अपनी बाहों में झूलती हुई धान्या को देखा और उसे एक लग्जरियस रूम में ले जाकर लेटा दिया और खुद वही रखे सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। करीब 7 घंटे के सफ़र के बाद उनकी फ्लाइट लंदन, इंग्लैंड में लैंड की। अथर्व ने एक नज़र धान्या को देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी। अथर्व ने उसे अपनी गोद में उठाया और जेट से बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड ने उन दोनों को कवर कर लिया। मीडिया भी वहां पहुंच चुकी थी और दोनों की फोटो खींचने की कोशिश कर रही थी, पर बॉडीगार्ड के रहते उनके लिए ये सब करना नामुमकिन था। कुछ देर में अथर्व और धान्या के आने की न्यूज़ हर शहर, हर जगह की हॉट टॉपिक बन गई। थोड़ी देर में अथर्व की फरारी उसके विला में आकर रुकी। बॉडीगार्ड ने लोहे के बड़े से मेन गेट को खोला तो उनकी कार अंदर आई।
धान्या को भी अब तक होश आ चुका था। वो बस लगातार विलय को देखे जा रही थी। अथर्व अपने टैब में बिजी था, लेकिन उसका भी पूरा फोकस धान्या पर था। अथर्व धान्या का हाथ पकड़ उसको अंदर लेकर आया। धान्या को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो स्वर्ग में आ गई है। तभी धान्या की नज़र हॉल में लगे एक बड़े से फोटो फ्रेम पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने उस फोटो फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मैं हूँ। ये अथर्व और धान्या की वेडिंग सेरेमनी की फोटो थी। खुद को इस तस्वीर में देख धान्या बुरी तरह चौंक गई थी। धान्या अपने दिमाग में जोर डालने की कोशिश करने लगी, पर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अथर्व ने उसके पीठ को रब करते हुए कहा, काम डाउन, आई नो तुम अभी बहुत टेंस्ड हो। अथर्व ने धान्या को उसके कमरे में छोड़ा और मेड को उसके लिए कुछ खाने का लाने का बोल स्टडी रूम में चला गया, जहां रॉबन उसका इंतजार कर रहा था। रॉबन ने जब अथर्व को देखा तो सोफे से उठ गया। अथर्व ने उसे वापस बैठने का इशारा किया और अपने किंग चेयर में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। इस वक्त अथर्व इमोशनलेस लग रहा था। उसने अपना सिगार जलाया और अपने होठों से लगाते हुए बोला, हाउ इज अद्विक नाउ? प्रेसिडेंट, ही इज फाइन, बट आई थिंक ही मिसेस मैम। रॉबन ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। अथर्व ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, डोंट वरी, उसे धनुषी से दूर रहने की आदत पड़ जाएगी। एंड वन मोर थिंग, उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुन रॉबन ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अथर्व ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह बट अभी 15 मिनट में डॉक्टर्स की टीम चाहिए। आई वॉन्ट टू चेक धनुषी, आई थिंक शी फॉरगेट्स एवरीथिंग। रॉबन ने सुना तो जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। अथर्व उठ गया और अपने मास्टर रूम में चला गया। उसने देखा धान्या वहां नहीं थी। अथर्व की आंखें अचानक छोटी हो गई। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और धान्या बाहर आई। इस वक्त उसने अथर्व की एक वाइट शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो किसी खरगोश की तरह लग रही थी, क्योंकि शर्ट का स्लीव्स धान्या के पूरे हाथ को कवर कर रहा था और उसका शर्ट धान्या के नीज से थोड़ा ही ऊपर आ रहा था। शर्ट के एक साइड से उसका कंधा लूज होने के कारण गिर चुका था। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसके तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए बोला, मम, क्या तुम्हें मेरी शर्ट इतनी पसंद आ गई? अगर तुम कहो तो मैं ऐसा 100 पीसेस तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। धान्या हकलाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस फ्रेश होना था, इसलिए तुम्हारी शर्ट पहनी है। मुझे तुम्हारी शर्ट नहीं पसंद। ये सब बोलते वक्त वो अपने शर्ट को ठीक कर रही थी, जो बार बार उसके कंधे से गिर जा रही थी, और अथर्व तो एकटक उसे ही देख रहा था, जिससे वो अनकंफर्टेबल भी हो रही थी। अथर्व ने धान्या को पकड़ अपने करीब खींच और उसके कान को काटते हुए कहा, तुम्हारी ड्रेस ऑलरेडी मेरे दूसरे क्लोजेट में रखी हुई है। धान्या ने हाँ में सिर हिला दिया और भागते हुए क्लोजेट में चली गई। उसने जब खोलकर देखा तो वहां पे हर तरह हर डिजाइन्स की ड्रेस रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आई। उसी वक्त अथर्व भी वॉशरूम से बाहर आया। थोड़ी देर में उनके दूर पर नॉक होने लगा। धान्या ने खोला तो वहां पूरी डॉक्टर की टीम और रॉबन खड़ा था। अथर्व ने उन सबको अंदर आने का इशारा किया। अथर्व ने धान्या को बेड पर बिठाया और डॉक्टर को चेक करने को कहा। एक फीमेल डॉक्टर आगे आई और धान्या को चेक करने लगी। धान्या तो अभी भी कंफ्यूजन में सबको देखे जा रही थी कि आखिर इतने सारे डॉक्टर यहाँ क्यों आए हैं, उसे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर धान्या को चेक करके खड़ी हुई और अथर्व के सामने सिर झुकाते हुए बोली, प्रेसिडेंट, कल तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। अथर्व ने जब सुना तो बस हाँ में सिर हिला दिया और सबको आंखों से ही जाने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए। धान्या ने थोड़े गुस्से में कहा, यह सब क्या था? डॉक्टर्स मुझे क्यों चेक कर रहे थे और कौन सी रिपोर्ट्स आनी बाकी है? अथर्व ने उसे घूरा, फिर शांत स्वर में कहा, डॉट यू डोंट नीड टू नो, और वहां से चला गया। धान्या बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वो तुरंत खड़ी हुई और अथर्व के शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, मुझे जानना है, और वैसे भी ये मुझसे रिलेटेड है तो मेरा जानने का हक है। अथर्व पीछे पलटा और उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं वाइल्ड हो जाऊं? धान्या उसकी बात सुन झट से उसका शर्ट छोड़ दिया और इधर उधर देखते हुए बोली, काफी बेशर्म हो तुम, एक लड़की से कैसे बात करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं। उसकी बात सुन धान्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अथर्व भी उसे एक नज़र देखा और वहां से चला गया। धान्या कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी कि तभी उसके कदम चलते चलते रुक गए। उसने सामने देखा तो उसकी और अथर्व की तस्वीर लगी हुई थी। धान्या ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, आखिर ये सब क्या है? आखिर इस डेवल के साथ मेरी शादी कब हुई और इसने हर जगह मेरी तस्वीर क्यों लगा कर रखी है? धान्या ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो चिहुक उठी। उसने झट से पलट कर देखा तो किसी के सीने से टकरा गई और उसके कदम लड़खड़ा गए, पर वो गिरती कि किसी ने उसे अपने मजबूत बाहों में थाम लिया। उसने देखा सामने अथर्व अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रहा था। धान्या हकलाते हुए बोली, वो मैं यहाँ।
चलो डिनर करते हैं, अथर्व ने कहा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। धान्या तो एक पल के लिए चौंक गई, पर फिर उसने भी अनजाने में अपने हाथ उसके गर्दन में लपेट लिए, जिसे महसूस कर अथर्व के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व धान्या को लिए अपने गोद में बैठ गया तो तुरंत एक मेड ने उन दोनों के लिए डिनर सर्व कर दिया। अथर्व ने एक निवाला उसके तरफ बढ़ा दिया तो धान्या ने कहा, मैं खुद खा सकती हूँ। अथर्व ने उसकी बात को अनसुना किया और उसे जबरदस्ती खिला दिया। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़की दीवारों को देख अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। दीवारों में एक औरत और एक आदमी की फोटो लगी हुई थी। उस लड़की ने टेबल में रखा एक रेड मार्कर उठाया और उस औरत के फोटो को क्रॉस करते हुए बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे पति को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया ना, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। फिर उस लड़की ने उस आदमी के फोटो को क्रॉस करते हुए कहा, और तुम्हें तो मैं जान से मार डालूंगी। तुमने मेरे पति को मार डाला, मेरे प्यार को मार डाला, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। ये बोल वो लड़की जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। तभी एक आदमी अंदर आया। इस वक्त उस आदमी के बाहों में एक छोटा सा बच्चा था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम आपका बेटा। उस लड़की ने जब सुना तो पीछे पलटकर उस बच्चे को देखा। एकाएक उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने झट से उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी, जैसे आज ही उसकी सारी ममता उमड़ पड़ी हो। उस लड़की के इस तरह चूमने से वो बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगा। उस लड़की ने जब उसे रोते हुए देखा तो उस बच्चे को अपने बाहों में झुलाने लगी और उसे शांत कराने लगी। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। ये सब बोलते वक्त उस लड़की के आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस लड़की ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आई विल किल हर। उसकी बात सुन उस आदमी ने कहा, मैम धोखा तो आपको आपके हस्बैंड ने भी दिया था, फिर आप इनके पीछे, मेरा मतलब। उस लड़की ने गुस्से में कहा, मेरे पति ने नहीं, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था। आखिर मेरी गलती क्या थी? पूरे 6 महीने तक मैंने उसे अपने घर में पनाह दी, उसका इलाज करवाया, पर उसने मेरे पति के साथ मिलकर ही मुझे धोखा दिया। तुम्हें नहीं पता, उस हालत में जब मेरा बच्चा, मेरा अंश मेरे पेट में था और मैंने अपने ही पति को उस औरत की बाहों में देखा तो मुझ पर क्या बीती थी। टूट गई थी मैं, पर अब नहीं। अब मैं अपने बेटे को ऐसे मुकाम पर पहुंचाऊंगी कि वो अथर्व इसके सामने टिक नहीं पाएगा। मेरा बच्चा अपने पिता के मौत का बदला लेगा, अपनी माँ के हर एक आंसू का बदला उन दोनों से लेगा। उस आदमी ने सुना तो घबरा गया और हकलाते हुए बोला, माम पर इसमें तो बहुत समय लगेगा, अभी अंश बहुत छोटा है। उस लड़की ने सुना तो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता विष्णु, अब इंतजार लंबा होना तो बदला लेने की आग उतनी ही तेज भड़कती है। अगर मुझे कुछ और साल इंतजार करना भी पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस आदमी ने जब सुना तो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वही वो लड़की बस अपने बच्चे को एकटक देखने लगी। आखिर पूरे 18 महीने अपने बच्चे से जो दूर थी और अपने बच्चे को अपने से दूर रखने का तकलीफ, ये तो एक माँ ही बता सकती है। जन्म देते ही उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया गया, इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती थी। नेक्स्ट डे अथर्व अपने स्टडी रूम में बैठा कोई फाइल बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। इस वक्त उसकी आंखें काली हो चुकी थी। सामने बैठा रॉबिन थर-थर कांप रहा था। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे भूखे शेर की गुफा में छोड़ दिया है। उस कमरे का तापमान भी काफी ठंडा हो चुका था। रॉबिन का रोने का मन कर रहा था कि इस जन्म में वही अथर्व का असिस्टेंट क्यों बना। उसे ही हमेशा अपने जान को जोखिम में डालना पड़ता था, और एक तो अथर्व का ऑरा बिल्कुल नर्क वाली फीलिंग्स दे रहा था। अथर्व ने एक डेविल स्माइल किया और उसने सोफे से अपना सिर टिकाते हुए कहा, आई नो कि धान्या ही मेरी धनुषी है और वो बच्चा भी मेरी धनुषी का नहीं था। धनुषी की डीएनए अद्विक से मैच नहीं हो रही है, लेकिन ऋषभ से मैच हो रही थी। इसका मतलब अद्विक धनुषी का बच्चा नहीं बल्कि किसी और का बच्चा है। रॉबिन ने सुना तो हैरानी से पूछा, बट आप कैसे इतने कन्फर्म थे कि अद्विक मैम का बेटा नहीं ही होगा? अथर्व ने उसकी बात सुनी तो अपनी सर्द आंखों से उसे घूरते हुए कहा, अद्विक 1.5 साल का है, यानी 1 साल 6 महीना, और धनुषी को मुझसे दूर हुए 2 साल हुए हैं। और एक लेडी अपने बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, ना कि 6 महीने। अब ऐसा तो नहीं है ना ही धनुषी जब मुझे मिली थी तब वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इट्स अ कॉमन सेंस। उसकी बात सुन रॉबिन ने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, प्रेसिडेंट ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो ऋषभ कितना बड़ा गेम खेल गया। अथर्व ने सुना तो मुस्कुराते हुए बोला, वो ऋषभ नहीं था, बस ऋषभ बनने का ढोंग कर रहा था। और वैसे भी धनुषी सिर्फ मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है, सिर्फ मेरे बच्चों को। रॉबिन ने सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, बट ये ऋषभ कौन था फिर? पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा था।
अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा, याद करो, इंडिया। रॉबिन ने इंडिया सुना तो अपने दिमाग में जोर डालने लगा। तभी अचानक उसके माइंड में कुछ हिट किया। ओह माय गॉड, ये तो। अथर्व ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ये वही है। ... उसने धनुषी को बहुत हाई डोज की पिल्स देकर उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश की थी। वेडिंग के दिन उसने धनुषी को किडनैप कर लिया था। ... और वो फोटोज और लेटर्स जिसमें धनुषी और उसकी इंटीमेट फोटोज थी। ... सब झूठ था। मैंने पहले उस फोटोज और लेटर्स को इंडिया में चेक करवाया कि वो सही है या नहीं। ... पर उस टाइम मुझसे कहा गया कि वो सही है। वो आदमी उस इंसान का खरीदा हुआ था। आज मैंने यहाँ फिर उस फोटोज और लेटर्स को चेक करवाया, बट यहाँ मुझे बताया गया कि वो सब फेक था, और वो हैंडराइटिंग भी धनुषी की नहीं थी। वो कॉपी करने की कोशिश की गई थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी और से प्यार करती है, और ये शादी बस उसका एक ड्रामा था, और भी बहुत कुछ। रॉबिन ने सुना तो अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तो फिर उस इंसान का क्या जिसने आपसे झूठ बोलने की कोशिश की? अथर्व ने सुना तो उसकी भौहें तन गई। उसने रॉबिन को घूरते हुए कहा, तुम क्या सच में इतने बेवकूफ़ हो, या फिर बेवकूफ़ बनने का दिखावा कर रहे हो? रॉबिन ने सुना तो कहा, मतलब? अथर्व ने कहा, उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए उसकी आंखों में गर्म लोहा डाल दिया और जीभ भी कटवा दी, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे कुत्तों को खिला दिया, ताकि उसे पता चल सके कि झूठ भी देखकर ही बोलना चाहिए। उसने मुझसे झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रॉबिन ने सुना तो डरते हुए बोला, तो अब क्या हम धान्या धनुषी मैम को कैसे सच बताए कि वो आपकी वाइफ है? अथर्व ने सुना तो अपना सिगार जलाकर होठों से लगाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे अपना क्या मानती है, लेकिन वो रहेगी तो मेरे साथ ही। रॉबिन ने सुना तो हाँ में सिर्फ हिलाते हुए बोला, आई नो प्रेसिडेंट, बट उन्हें ठीक करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। कब तक वो धोखे में रहेगी? अथर्व ने सुना तो बस ने सिर हिला दिया और कुछ सोचकर बोला, उसका अच्छे से ख्याल रखना, मुझे वो जिंदा ही चाहिए। मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ, मारने में वो मजा और सुकून नहीं जो तड़पाने में है। रॉबिन ने सुना तो हंसते हुए बोला, प्रेसिडेंट, वो हमारी कैद में ही है, उसकी गुनाह बहुत बड़ी है, तो सजा भी तो बड़ी ही मिलनी चाहिए, लेकिन धनुषी मैम वो तो अभी भी धोखे में ही है। अथर्व ने सुना तो बिना किसी भाव से कहा, उसे धोखे में ही रहने दो, वरना वो मेरे काम के बीच आ जाएगी, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रॉबिन ने सुना तो जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। अथर्व ने आगे कहा, मिस्टर जेम्स चटेना से मीटिंग फिक्स करो, आई वॉन्ट टू मीट हिम, और हमारी इंडिया की बिजनेस भी एक बार चेक करो कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं। उसकी बात सुन रॉबिन ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। अथर्व खड़ा हुआ और वहां से जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर रॉबिन खुशी से फुले नहीं समाया और वहां से 9-2-11 हो गया।